हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। एपिसोड 21 अद्वितीय की हॉस्पिटल में एंट्री। नूर का हाल हुआ बेहाल। एज इंडस्ट्री आज दुनिया की टॉप नंबर 1 इंडस्ट्री थी। ये इंडस्ट्री अद्वितीय ने अपने अकेले के दम पर खड़ी की थी, जिसमें युवी और आयु ने भी उसका पूरा साथ दिया था। पर आज जो ये पहले नंबर पर आती थी, उसका पूरा क्रेडिट अद्वितीय को ही जाता था, क्योंकि ये उसके खून पसीने और दिन रात की मेहनत का फल था, जो भगवान ने उसे उसके तरक्की के रूप में दिया था। वैसे ये इंडस्ट्री अद्वितीय के नाम पर ही थी। ए का मतलब एडविटिया और एस का मतलब सिंह। एडविटिया सिंह इंडस्ट्री। अद्वितीय की कार उसके बड़े से 40 वाली पूरी सॉलिड ग्लास से बनी हुई बिल्डिंग इंडस्ट्री के आगे आकर रुकती है। अद्वितीय बाहर आने के लिए अपनी ड्राइवर सीट की तरफ का दरवाजा खोलता है, पर जैसे ही वो अपना पैर गाड़ी से बाहर रखने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है। अद्वितीय उस फोन को अटेंड करता है और फिर एक नज़र अपनी कंपनी की तरफ देखकर फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। द स्काई इन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। जब वो लोग अंश को उसकी कैबिन में जाते हुए देखते हैं, तभी वो थोड़ी चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि अब तक खतरा उनके सिर पर से पूरी तरह से उतरा नहीं था। अंश की हालत भी अभी काफी खराब हो चुकी थी और नूर तो पहले से ही इतने बड़े खतरे से बस बाहर ही आई थी, मतलब अभी भी दोनों की हालत ठीक नहीं थी। वो लोग अंश के कैबिन में ही रुकते हैं, अंदर उसके पर्सनल रूम में नहीं जाते। ऐसे ही पूरा आधा घंटा बीत जाता है, पर अंश रूम से बाहर नहीं आता, जिसकी वजह से वो लोग घबरा जाते हैं। तभी ईशान उन सब की तरफ देख उनसे कहता है, मैं जाकर देखता हूं कि भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। वो लोग बस अपना सिर हिलाते हैं। तभी ईशान उस रूम के पास आता है और फिर हल्के से उस रूम में झांक कर देखता है, पर जो नज़ारा ईशान को उसके आंखों के आगे दिखता है, उसे देखकर वो घबरा जाता है। ईशान वहीं से धीमी आवाज में चीखता है, भाई। ईशान की चीख सुनकर वो सभी जो अंश की राह देख रहे थे, ईशान की तरफ आते हैं और जब वो लोग भी अंदर का नज़ारा देखते हैं, उन्हें भी घबराहट होती है, क्योंकि अंदर अंश टी टेबल के पास बेहोश पड़ा हुआ था और उसके सिर पर अभी चोट लगी थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि चक्कर खाकर गिरते वक्त अंश का सिर उस टी टेबल से जा टकराया, जिसकी वजह से अंश के सिर पर चोट लगी है और उससे हल्का सा खून भी बह रहा था। अंश को वैसे देख वो सब उसकी तरफ आते हैं, पर तभी रागिनी बेड पर सोई हुई नूर की तरफ देख सबसे कहती है, एक काम करो बच्चों, बॉयज अंशु को दूसरे रूम में लेकर चलो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आवाज से बच्ची की नींद टूट गई और उसने अंशु को ऐसे देख लिया तो पता नहीं हम कैसे संभालेंगे उसे, क्योंकि अंशु के अलावा कोई भी नूर को चुप नहीं करा सकता और ना वो किसी से चुप होती है। तुम अंशु को यहाँ से लेकर चलो। और रागिनी सारा और मायरा की तरफ देख उनसे कहती है, सारा, मायू, तुम दोनों यही बच्ची के पास ही रहो और ध्यान रहे उसकी नींद ना टूटे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी सारा रागिनी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, आप घबराइए मत आंटी, मैं और मायू नूर के पास ही है, आप भाई का ध्यान रखो। रागिनी अपना सिर हिलाती है और फिर आर्यन और अथर्व दोनों अंश को वहां से उठाते हैं और अंश के ही कैबिन के बाजू वाले रूम में लेकर जाते हैं। उस रूम में आरव 2 डॉक्टर्स के साथ मिलकर अंश की ट्रीटमेंट करता है और उसके पैरों की ड्रेसिंग भी कर देता है। उसके बाद आरव उन सबको बताता है, अंश सर को इस वक्त 104 डिग्री फीवर है और उनके पैरों के जो जख्म हैं उन्हें पूरी तरह से सूखने में भी अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। At this moment after observing this situation I preferred complete bed rest for him, at least for a week. मुझे पता है कि सर खुद ये फॉलो नहीं करेंगे, पर हमें कुछ भी करके उन्हें इस सब के लिए कन्विंस्ड करना ही होगा, वरना उनके जख्मों का भरना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा। आरव की सलाह सुनकर वो लोग भी उससे सहमत होते हैं, पर उन्हें भी पता था कि अंश किसी भी बात को फॉलो नहीं करेगा जब बात नूर की हो। पहले ही वो सब कुछ बिगाड़ चुका था और अब अपनी तकलीफ और परेशानी के वजह से फिर से उस बच्ची को अकेला छोड़कर उसका दिल और नहीं दुखाना चाहता था। ऐसे ही लगभग आधे घंटे बाद अद्वितीय की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है और वो बिना कोई देरी किए अपनी गाड़ी मेन गेट पर खड़े एक वॉचमैन को पार्क करने के लिए बोलता है और खुद अंदर चला जाता है। अद्वितीय को हॉस्पिटल में देखते हैं वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और सबको ऐसे डरते हुए देख अद्वितीय बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां से सीधा 29वें फ्लोर पर चला जाता है। 29वें फ्लोर पर पहुंचते ही अद्वितीय की नजर अंश अभी जिस रूम में था उस रूम के बाहर खड़े सभी पर पड़ती है, पर वो बिना कुछ बोले वहां से सीधा अंदर अंश के रूम में जाता है जहां अभी आरव मौजूद था। अद्वितीय को वहां देखकर आरव अपने आप को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाता है और फिर अद्वितीय से कहता है, थैंक्स टू कमिंग हियर सर। तभी अद्वितीय अंश की तरफ देख अपनी प्लेन आवाज में आरव से पूछता है, व्हाट हैपेंड टू हिम सडन, व्हाई एंड नाउ हु व्हाई गोइंग टू असिस्ट मी इन सर्जरी। अद्वितीय का सीधा और साफ सवाल सुनकर आरव को कोई शॉक नहीं लगा था, क्योंकि वो खुद भी अद्वितीय को बहुत अच्छे से जानता था कि अद्वितीय अपने प्रोफेशन को लेकर कितना ज्यादा सीरियस और स्ट्रेट माइंडेड रहता है। अद्वितीय लगभग उन दोनों अंश और आरव की ही उम्र का था, पर वो प्रोफेशनली उन दोनों से ही सीनियर था।
तभी आरव अंश की तरफ देखता है और फिर अद्वितीय की तरफ देख उससे कहता है, अंश सर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में वो सर्जरी नहीं कर सकते। आज अंश सर की जगह पर मैं आपको असिस्ट कर सकता हूं सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मैंने उस केस को पूरी तरह से स्टडी किया है, तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, प्लीज सर। तभी अद्वितीय अपनी प्लेन आवाज में आरव से कहता है, ओके डॉक्टर खन्ना, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि किसी एक की वजह से किसी इनोसेंट की लाइफ खराब हो, तो लेट्स गो, क्योंकि मेरा एक एक पल बेहद कीमती है और मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना। इतना कहकर अद्वितीय उस रूम से बाहर निकलता है और फिर उसे हॉस्पिटल की तरफ से ओटी यूनिफॉर्म, जो असल में एक नेवी बीयू हॉस्पिटल स्क्रब था, दिया जाता है। अद्वितीय वो कपड़े चेंज करता है और फिर उसी फ्लोर पर जो ओटी था उसमें चला जाता है। उसके पीछे आरव भी जाता है और कुछ ही देर में ऑपरेशन स्टार्ट होता है। 4 घंटों बाद अंश के पर्सनल रूम में मायरा और सारा अभी भी नूर के पास में ही थे, पर अभी उन दोनों की आंख लग चुकी थी। तभी अचानक से नूर, जो अपनी गहरी नींद में सोई हुई थी, को अपने नींद में ही कुछ याद आने लगता है। कुछ धुंधली सी तस्वीरें उसके आंखों के आगे आने लगती है और वो मम्मा कहते हुए जोरों से चीखती है और फिर अपनी नींद से उठकर बेड पर बैठ जाती है। नूर की आवाज कम चीख सुनकर वो दोनों लड़कियां भी अपनी नींद से जाग जाती है और फिर नूर की तरफ देखती है, जो अभी बहुत तेज तेज सांसें ले रही थी। तभी सारा नूर का एक गाल पकड़ते हुए उससे कहती है, नूर क्या हुआ बेबी, आपने कोई बुरा सपना देखा? हा। तभी नूर उन दोनों की तरफ देखती है और फिर जोरों से रोते हुए उनसे कहती है, मम्मा मम्मा चाहिए, नूर को मम्मा ला दो, मम्मा। भले ही नूर 17 साल की थी, पर उस ड्रग की वजह से उसका दिमाग अभी एक 5 साल के बच्चे जैसा बन चुका था, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चों को उनकी माँ की कितनी ज्यादा आदत और जरूरत होती है, तो हमारी नूर के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था। उसे उसकी मम्मा चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी और यहाँ नूपुर की कमी पूरी करने वाला कोई नहीं था। इस वक्त नूर अपनी माँ के लिए तड़प रही थी और ऐसे में कोई नहीं था जो उसे उसकी माँ का प्यार दे सके। तभी मायरा नूर का हाथ पकड़ती है और रोते हुए उससे कहती है, नूर मम्मा नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। मायरा की ये बात सुनकर नूर अपना आपा खो देती है और उस पर चीखते हुए उससे कहती है, नहीं, नूर को कुछ नहीं पता, आप मम्मा को ला कर दो। इतना कहकर नूर रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है। इधर अद्वितीय और आरव ओटी से बाहर आते हैं और तभी आरव अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, थैंक यू सो मच सर, आज आपकी वजह से उस पेशेंट की जान बच गई। अगर शायद आप हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके यहाँ नहीं आते तो पता नहीं हम कैसे उस केस को हैंडल करते। ये केस तो रेयांश सर के हाथों से भी निकल चुका था, उन्हें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था, दैट्स वाई उन्होंने आपकी हेल्प ली। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। आरव की बात सुनकर अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाता है और फिर वहां से अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है। उसके जाते ही आरव खुद से ही कहता है, ये तो अंश सर से भी बहुत ज्यादा रूड और स्ट्रिक्ट है। वो तो अच्छा हुआ कि इनके आगे मेरे हाथों से कोई भी गलती नहीं हुई, वरना मेरी एक छोटी सी गलती के लिए कहीं ये मेरा मेडिकल लाइसेंस ना कैंसिल करवा देते। इनके पास तो सर अंश से भी कहीं ज्यादा पावर है। अच्छा हुआ बाबाजी, मैंने कोई गलती नहीं की। इतना कहकर आरव भी वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नूर रोते और चीखते हुए अंश के कैबिन से बाहर आती है और अंश भी बाजू वाली रूम में ही था, जिसकी वजह से वो लोग अंश के रूम के बाहर ही थे। जैसे ही नूर अंश के कैबिन से बाहर आती है तो उसके रोने की आवाज सुनकर वो सब नूर की तरफ देखते हैं, पर जैसे ही उनका ध्यान नूर के चेहरे पर पड़ता है उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि रो रोकर नूर का चेहरा अभी पूरी तरह से सूज गया था और उसी वजह से वो अभी किसी पैंडे की तरह लग रही थी। नूर को ऐसे देख रागिनी उसकी तरफ आती है और फिर उससे पूछती है, क्या हुआ नूर, आप रो क्यों रहे हो? तभी नूर अपनी मासूम सी आंखों से रागिनी की तरफ देखते हुए उससे कहती है, नूर को मम्मा ला दो। माँ, नूर को मम्मा चाहिए, नूर को बहुत डर लग रहा है, मम्मा। नूर अपनी मम्मा वाली रट लगाए फिर से रोने लगती है, पर इस बार वो सच में किसी पागल की तरह बर्ताव कर रही थी और नूर को संभालना और उसे शांत कराना उनमें से किसी को नहीं आता था। सिर्फ एक अंश ही था जो नूर को चुप करा सकता था, पर वो भी इस वक्त बेहोश पड़ा था। नूर की चीखें सुनकर वहां काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और साथ में आरव भी वहां आता है और नूर को शांत करने की कोशिश करता है, पर नूर किसी से शांत नहीं होती। नूर की हालत भी अभी रोने और चिल्लाने की वजह से काफी बिगड़ रही थी और ऐसे में उसे शांत करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि नूर अभी अभी सिर्फ खतरे से बाहर आई थी, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, तो ऐसे में नूर के लिए किसी भी तरह का स्ट्रेस उसकी जान के लिए बहुत रिस्की साबित हो सकता था। वो सभी नूर को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे और बाकी सब वहां जमकर वो सब देख रहे थे। तभी उन सब की कानों में एक आवाज गूंजती है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वो आवाज सुन के जब सब उस तरफ देखते हैं तभी उन सबको वहां अद्वितीय अपने हमेशा की तरह कोल्ड फेस के साथ अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डालकर खड़ा दिखता है। धन्यवाद।
एपिसोड 22 अद्वित्य और नूर की पहली मुलाकात। अद्वित्य ने किया नूर को शांत। भले ही उसका फेस अभी एक्सप्रेशनलेस और सर्द था, पर फिर भी वो अपने उस रूप में भी कयामत ढा रहा था। तभी अद्वित्य की नज़र रोती बिलखती नूर पर पड़ती है और उसको देखने के बाद अद्वित्य एक पल के लिए तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाता है और एकटक बस उसे ही देखने लगता है। तभी नूर की चीखों की वजह से उसका ध्यान टूटता है और उसे ये एहसास होता है कि नूर कैसे रो रही है। ये देखकर उसे अजीब सा लगने लगता है, उसका एक बार फिर से दिल घबराने लगता है। तभी अद्वित्य अपने आप को रोक नहीं पाता और नूर की तरफ खिंचा चला जाता है। नूर अभी भी मम्मा मम्मा कहकर रो रही थी और उसकी हालत वक्त के साथ फिर से बिगड़ती जा रही थी, जो अद्वित्य भी साफ साफ देख पा रहा था। नूर को ऐसे रोते तड़पते देख अद्वित्य को भी एक अजीब सा दर्द महसूस होता है और वो उन लोगों की तरफ देख उनसे अपनी सर्द आवाज में पूछता है, क्या हुआ है और ये इतना रो क्यों रही है। तभी आरव डरते और घबराते हुए अद्वित्य को बताता है, सर इसे इसकी मम्मा चाहिए। इससे पहले कि अद्वित्य कुछ और पूछता, आरव डर के मारे उसे पहले ही बता देता है, सर इसकी मम्मा अभी इस दुनिया में नहीं है। आरव की बात सुनकर अद्वित्य की आंखें चौड़ी हो जाती है कि उनकी मां को खोने का दर्द उससे अच्छा और कौन समझ सकता था। अद्वित्य नूर की तरफ देखता है और उसके मासूम से चेहरे पर उसे नूर की अपनी मां के लिए तड़प साफ साफ दिखाई देती है। तभी अद्वित्य आरव और साथ में उन लोगों फैमिली की तरफ देख अपनी सर्द आवाज में उनसे कहता है, इसे चुप कराओ, क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि शी इज पैनिकिंग सो बैड वाई। और तभी अद्वित्य बाकी लोगों की तरफ देखता है जो वहां इकट्ठा हुए थे। उन लोगों की तरफ देख वो उनसे अपनी रुड आवाज में कहता है, यहाँ क्या कोई शो चल रहा है जिसे देखने के लिए तुम लोग यहाँ जमा हुए हो? कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को? और ये हॉस्पिटल है, कोई रोड साइड फिश मार्केट नहीं जहां पर इतनी भीड़ जमा हो। सो नाउ जस्ट ईव फ्रॉम हियर, वरना मैं अपने तरीके से यहां से हटाऊंगा। ईव। अद्वित्य की इतनी डरावनी आवाज सुनकर वो लोग वहां से 9-2-11 हो जाते हैं, क्योंकि इसी में उनकी भलाई भी थी। उन लोगों के वहां से जाने के बाद आरव थोड़ी सी हिम्मत करता है, क्योंकि अद्वित्य को अपने आगे खड़ा देखकर तो वहां मौजूद सबके पसीने छूट रहे थे, जिनमें आरव और पूरी फैमिली भी आती है। तभी आरव थोड़ा डरते हुए अद्वित्य से कहता है, हम जितनी भी कोशिश कर ले सर, पर ये बच्ची हमसे शांत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ अंश सर ही इसे चुप करा सकते हैं, पर इस वक्त वो भी इस हाल में नहीं है और ऐसे में ये हम में से किसी की भी बात नहीं सुन रही है। इसने बस एक ही रट लगाई हुई है कि इसे इसकी मम्मा चाहिए, और आपको तो पता ही होगा ना सर कि छोटे बच्चे अपनी माँ के लिए कितने ज्यादा पजेसिव होते हैं। आरव की बात सुनकर अद्वित्य एक बार नूर की तरफ देखता है और फिर आरव की तरफ देख सरप्राइजिंगली उससे पूछता है, छोटी बच्ची? इससे पहले कि अद्वित्य आगे कुछ भी कहता, आर्यन अद्वित्य से कहता है, yes she is now Mantava in stab A and now she looks like a young girl, but now her brain is like the brain of a small episode ID, she is just 5 years old small baby girl। आर्यन की बात सुनते ही अद्वित्य की आंखें फटी की फटी ही रहती है और उस पर उसे फिर से एक झटका देने के लिए आरव अद्वित्य को बताता है, एक बेहद ही खतरनाक ड्रग की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है सर, और उस पर इस बच्ची के दिमाग पर इतना स्ट्रेस था जिसने उस ड्रग के काम को बहुत आसान बना दिया और आज इस बच्ची ने अपनी 12 सालों तक की मेमोरी खो दी है। तभी अद्वित्य ब्लैंकली उनसे पूछता है, 12 साल? इसकी एक्चुअल एज क्या है? इस पर आर्यन अद्वित्य को बताता है, शी इज 17 ईयर्स ओल्ड नाउ। आर्यन की बात सुनकर अद्वित्य को एक शौक सा लगता है और वो नूर की तरफ देखता है, जो रो रोकर पूरी तरह से बेहाल हो चुकी थी। ऊपर से नूर की स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि बुरी तरह से रोने की वजह से उसकी पूरी बॉडी लाल हो रही थी, तो वही उसका चेहरा अभी गहरा लाल हो चुका था। नूर के चेहरे की तरफ देखकर ही ऐसा लग रहा था कि मानो उसके चेहरे को छूते ही उसके चेहरे से खून निकलने लगेगा। वक्त के साथ नूर की हालत भी और बिगड़ती जा रही थी, जिसे देखकर वहां सब डर रहे थे। तभी सारा रोते हुए उन सब से कहती है, प्लीज कुछ करो ना, नूर की तबीयत फिर से खराब हो रही है। जस्ट अभी अभी तो वो मौत के मुंह से बाहर आई है और अगर ऐसे ही रहा तो कहीं हम फिर से नूर को खो ना दे। सारा की बात सुनते ही अद्वित्य के दिल में एक दर्द सा महसूस होता है और वो बिना कुछ सोचे समझे नूर के पास आता है और फिर बिना वक्त गवाए नूर को अपनी बाहों में भरकर उसे अपने तेजी से धड़कते हुए सीने से लगाता है। जैसे ही अद्वित्य नूर को अपने सीने से लगाता है, उसे एक सुकून सा महसूस होता है और उसके दिल से एक आवाज आती है जो उससे कहती है, शी इज द वन। जब अद्वित्य नूर को अपने सीने से लगाता है तभी उसे नूर की पूरी बॉडी किसी आग में जलती हुई भट्टी की तरह बहुत गर्म महसूस होती है। तो वही दूसरी तरफ अद्वित्य के इस कदम से वहां मौजूद सभी चौंक जाते हैं, पर कोई कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि सब डरते थे अद्वित्य से। तभी अद्वित्य नूर के बालों को सहलाते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में उससे कहता है, शांत हो जाइए बेटा, देखिए आप रो रो कर आपकी तबीयत खराब कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। तभी नूर अद्वित्य की बाहों में रोते हुए उससे कहती है, नूर को मम्मा ला दो।
नूर की उस बात को सुनकर अद्वितीय को बहुत बुरा लगता है और पता नहीं क्यों शायद खुद पर बहुत गुस्सा भी आने लगता है कि वो चाहकर भी नूर की ये विश कभी भी पूरी नहीं कर सकता था। अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए अपने मन में खुद से कहता है, इसे इतने दर्द में रोता तड़पता देखकर मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है और क्यों नहीं देख पा रहा हूं मैं इसे ऐसे। क्या यही वो लड़की है और यही वो वजह है जिसके कारण मैं खुद इतना परेशान रहता हूं? क्या इसी वजह से मेरे दिल में हमेशा से एक अजीब सा डर बना रहता था? मुझे कुछ भी नहीं पता, पर इतना पता है कि इसे अपने सीने से लगाते ही मेरे दिल को वो सुकून मिला है जो मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। मुझे खुद एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा है जो मैंने आज तक कभी भी किसी से लिए फील नहीं किया। जो मैं खुद सोच रहा हूं और मेरा दिल मुझसे कह रहा है अगर वो सच है तो मैं कभी इसे अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे पहले इसे शांत कराना होगा। तभी अद्वितीय नूर को अपने से थोड़ा दूर करता है और फिर उसके लाल चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, क्या हुआ? हा, ये इतना प्यारा सा क्यूटी पाए ऐसे क्यों रो रहा है? अद्वितीय की नूर के लिए इतनी सॉफ्ट साइड देखकर वहां मौजूद सभी आरव और अंश की फैमिली और फ्रेंड्स को झटके पर झटके लग रहे थे, क्योंकि खुद उन सबको भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अद्वितीय वीर सिंह कितना हार्टलेस इंसान है। अद्वितीय का सवाल सुनकर नूर अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर सुबकते हुए उससे कहती है, नूर, मम्मा चाहिए। इस पर अद्वितीय नूर के बहते हुए आंसू को अपने थंब से साफ करते हुए उससे कहता है, मम्मा चाहिए आपको। नूर झट से अपना सिर ऊपर से नीचे हिलाती है जिसे देखकर अद्वितीय के सख्त चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है, पर वो झट से उसे छिपा लेता है और फिर नूर से कहता है, अरे तो मम्मा है ना आपके पास, और आप मुझे एक बात बताइए कि मम्मा उनके इतने प्यारे और छोटू से बेबी को ऐसे अकेला छोड़कर भला कहाँ जाएगी? उन्हें तो अपने बेबी के पास उसके साथ रहना होगा ना, जब तक उनका ये छोटू बेबी थोड़ा बिग नहीं हो जाता। तभी नूर अपनी मासूम सी आंखों को टिमटिमाते हुए अद्वितीय से पूछती है, कहाँ है नूर की मम्मा? तभी अद्वितीय बहुत धीरे से नूर का एक हाथ पकड़ता है और उसे उसके नूर धड़कते हुए दिल पर रखकर उससे कहता है, यहाँ है आपकी मम्मा, आपके दिल, आपकी धड़कनों में। आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं, आपकी मम्मा को ना आपके दिल से कोई भी नहीं निकाल सकता, और अगर आपको कभी डर लगे या फिर मम्मा से बातें करने की इच्छा हो तो बस आप इसी तरह से अपने हाथ को अपने दिल पर रखना और फिर बात करना और देखना आपकी मम्मा आपकी बात हमेशा सुनेगी। इससे ना आपको कभी डर भी नहीं लगेगा और हमेशा आप अपनी मम्मा को अपने साथ, अपने पास महसूस करोगे। अद्वितीय की बात सुनकर नूर सुबकते हुए अपनी भीगी हुई पलकों को झपकाती है और फिर बड़ी ही आस के साथ उससे पूछती है, सच्ची में? नूर की मम्मा नूर की बात सुनेगी और वो नूर के साथ रहेगी भी ना? इस पर अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, हाँ छोटू बेबी, बिल्कुल आपकी मम्मा आपके साथ रहेगी। अद्वितीय की बात सुनकर नूर बच्चों की तरह अपनी जगह पर ही उछलने लगती है और फिर अपने हाथों से तालियां बजाते हुए कहती है, यह अभी मम्मा नूर के पास ही रहेगी। तभी नूर को कुछ याद आता है और वो अद्वितीय की तरफ देखकर उससे पूछती है, पर आप कौन हो और क्या नूर आपको जानती है, और आपका नाम क्या है? नूर ये सभी सवाल अपनी एक ही सांस में पूछती है, जिसे देखकर अद्वितीय उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, अरे अरे छोटू बेबी, आप पहले ठीक से सांस तो ले लीजिए। आपने तो एक ही बार में मुझसे इतने सारे सवाल पूछ लिए, पर कोई बात नहीं, मैं आपको उन सब का जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले, मैं ना इस प्यारे से बेबी का फ्रेंड हूँ, और आपको पता है मुझे ना आपकी मम्मा ने आपके पास भेजा है ताकि आप मुझसे फ्रेंडशिप करो। तो क्या ये प्यारा सा और क्यूट सा बेबी मुझसे फ्रेंडशिप करेगा? अद्वितीय की बातें सुनकर नूर बिना अपनी पलकें झपकाए अद्वितीय को ही एकटक देखने लगती है और फिर एक सेकंड के बाद उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछती है, आपको नूर की मम्मा ने भेजा है, और क्या आप सच में नूर के फ्रेंड बनोगे जैसे रेयू नूर के फ्रेंड है? अंश का नाम सुनते ही अद्वितीय कंफ्यूज हो जाता है। तभी आर्यन नूर की तरफ देखते हुए अद्वितीय से कहता है, नूर, मेरे बेटे रेयांश को बचपन में रेयू बुलाती थी। अद्वितीय आर्यन की बात पर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उसे अनसुना करते हुए नूर की तरफ देखता है और फिर नूर की छोटी सी नाक को खींचते हुए अपनी नर्म आवाज में उससे कहता है, हाँ मुझे भी तो इतनी प्यारी सी फ्रेंड चाहिए ना अपने लिए। मैंने भला ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मैं इस छोटू से बेबी का फ्रेंड नहीं बन सकता? तभी नूर खिलखिलाकर हंसते हुए अद्वितीय से कहती है, नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, तो आप नूर के फ्रेंड बन सकते हो, पर उसके लिए ना आपको नूर की बात माननी होगी। तभी अद्वितीय अपने दोनों हाथों को फोल्ड करता है और अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए नूर से पूछता है, और मुझे आपकी कौन सी बात माननी होगी? तभी नूर अपनी टिमटिमाती आंखों के साथ एक बड़ी सी स्माइल देते हुए अद्वितीय से कहती है, आपको नूर को बहुत सारी चॉकलेट्स लाकर देनी होगी, तभी नूर आपसे फ्रेंडशिप करेगी। नूर की प्यारी सी शर्त सुनते ही अद्वितीय नूर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, आपको ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए ना बेबी, वरना इससे आपका टमी दुखेगा। पर अगर आपको चॉकलेट्स देने पर ही आप मेरे फ्रेंड बनोगे तो ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक चॉकलेट दूंगा डेली, वो चलेगा आपको?
अद्वित्य की बात सुनकर नूर अपने नीचे वाले होंठ को आगे करती है और फिर अपनी उंगली को अपने सिर पर टैप करते हुए कुछ सोचती है। तभी नूर अद्वित्य की तरफ देख एक बेबी फेस बनाते हुए उससे कहती है, ओके नूर को चलेगा, पर आप नूर को अपना नाम तो बताओ, तभी तो नूर को पता चलेगा ना कि उसका न्यू फ्रेंड कौन है। धन्यवाद। एपिसोड 23 अद्वित्य ने दिया नूर को एक प्यारा सा निकनेम। नूर का प्यारा सा सवाल सुनकर अद्वित्य उससे कहता है, अरे हाँ देखिए मैं भी कितना बुद्धू हूं ना, मैंने तो अब तक आपको मेरा नाम ही नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको मेरा नाम बता देता हूं। तो मेरा नाम है अद्वित्य वीर सिंह। अद्वित्य का नाम सुनकर नूर उसे दोहराने की कोशिश करती है, अदी त। नूर को अद्वित्य के पूरे नाम को बोलने में दिक्कत हो रही थी और ये देखते हुए अद्वित्य नूर से कहता है, अदित नहीं बेबी अद्वित्य। अच्छा आप मेरे साथ बोलिए। नूर भी अद्वित्य के साथ साथ दोहराती है, फिर आगे अद्वित्य उसे बताता है, वी त्य अद्वित्य, अभी आप बोलिए। नूर अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए एक बार फिर से कहती है, अवित। तभी नूर अपनी रोती हुई शक्ल बनाती है और अद्वित्य की तरफ देख उससे कहती है, आपका नाम बहुत बड़ा है, नूर को तो याद ही नहीं आ रहा है, तो फिर नूर आपको कैसे बुलाएगी। नूर को अद्वित्य का नाम लेने में सच में परेशानी हो रही थी, जिसे देख अद्वित्य नूर के गालों को खींचते हुए उससे कहता है, आई नो कि मेरा नाम बहुत डिफिकल्टी है और आप जैसे क्यूट छोटे बच्चे के लिए बहुत बहुत ज्यादा, तो कोई बात नहीं, आप ना मुझे सिर्फ अदू ही बुलाना, सबसे अच्छा और छोटा सा भी है। तभी नूर अपनी चमकती हुई आंखों से अद्वित्य की तरफ देख उससे कहती है, हाँ ये छोटू सा नाम है तो नूर आज से आपको अदू ही बोलेगी, पर आप नूर को क्या बोलोगे। इस पर अद्वित्य थोड़ा सोचता है और फिर नूर के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, आप ना बहुत ज्यादा प्यारे हो और उस पर इतने छोटू बेबी भी हो, तो मैं ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा निकनेम देता हूं और उस निकनेम से आपको सिर्फ मैं ही बुलाऊंगा, बाकी कोई नहीं। निकनेम का नाम सुनते ही नूर अपनी पलकें झपकाते हुए अद्वित्य से कहती है, जैसे रेयू ने नूर को निकनेम दिया है वैसे ही अदू भी नूर को निकनेम देंगे। तभी अद्वित्य अपना सिर हिलाते हुए नूर से कहता है, हाँ तो मैं ना आपको उम्मा बेबी एंजल कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि आप छोटू बेबी हो, पर मेरे लिए तो आप मेरी एंजल हो ना, तो फ्रॉम नाउ यू आर माई बेबी ऑन्ज। अपना नया निकनेम सुनते ही नूर खुशी से उछलने लगती है, पर तभी उसका चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाता है, जिसे देख अद्वित्य और वो सब जो कब से वहां चुपचाप खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे, एक पल के लिए डर जाते हैं। तभी अद्वित्य नूर के चेहरों को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, अरे क्या हुआ मेरी बेबी एंजल को, आप ऐसे सैडी सैडी क्यों हो गए। इस पर नूर अपनी मासूम सी शक्ल बनाते हुए अद्वित्य से कहती है, पता नहीं रेयू कहाँ गए, वो तो अभी नूर से मिलने भी नहीं आए। तो अभी नूर गुस्सा है रेयू से। वहां मौजूद उन सबको पता था कि अंश इस वक्त किस हालत में पड़ा है, तो वही अपने बेटे का नाम सुनते ही रागिनी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। तभी अद्वित्य नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, बेबी एंजल रेयू ना बाहर गए हैं, उनको बहुत जरूरी काम था ना, तो इसी वजह से, पर आप ऐसे सैड मत होइए, देखिए आपके अदू यही है ना आपके पास। नूर अपना सिर हिलाती है और अद्वित्य के सीने से लग जाती है, तो वही दूसरी तरफ नूर को अद्वित्य के इतने पास देखकर उन सबको थोड़ा अजीब सा लगता है, पर तभी वो लोग कुछ नहीं कहते। तभी अद्वित्य नूर के तपते हुए माथे को टच करता है और फिर चिंता भरी आवाज में नूर से कहता है, बेबी एंजल आपने तो रो रो कर खुद को इतना फीवर कर लिया, ऐसे कोई करता है क्या। फीवर का नाम सुनते ही नूर अपना सिर नामे हिलाते हुए अद्वित्य से कहती है, नहीं ना, नूर को तो कोई फीवर ही नहीं है, आपको होगा अदू, क्योंकि नूर तो मम्मा की स्ट्रॉन्ग बेबी है। तभी अद्वित्य नूर की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, हाँ मम्मा के साथ साथ नूर अदू की भी स्ट्रॉन्ग बेबी एंजल है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले मेरे बेबी एंजल के गंदे से फीवर को भगाते हैं। अद्वित्य की बात सुनकर नूर एक मिनट के लिए उसकी तरफ देखती है और फिर अपने दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए उससे कहती है, अदू आप नूर को अपनी गोदी में ले लो ना। अद्वित्य बिना कुछ सोचे समझे नूर को अपनी बाहों में उठा लेता है, सेम उसी पोजीशन में जिसमें अंश ने उठाया था। नूर भी अपने दोनों हाथों को अद्वित्य के गले में डाल देती है और अपने पैरों को उसकी कमर से लपेट देती है। तभी नूर अपने चेहरे को अद्वित्य के गर्दन में छिपाकर उससे कहती है, अदू आप नूर को डॉक्टर अंकल के पास नहीं लेकर जाना, वो बहुत बहुत गंदे होते हैं और नूर को बिग बिग इंजेक्शन देते हैं। नूर की बातों को सुनकर अद्वित्य और साथ में सबको भी ये समझ तो आ गया था कि नूर को अब तक ये पता नहीं चला था कि वो इस वक्त जहां है वो एक हॉस्पिटल ही है। तभी अद्वित्य नूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बेबी एंजल आपको कोई भी उन गंदे डॉक्टर अंकल के पास नहीं लेकर जा रहा है, तो आप डरिए नहीं। नूर अद्वित्य की बात सुनकर थोड़ी रिलैक्स होती है कि तभी आरव अद्वित्य से कहता है, बट सर। इससे पहले कि आरव अपनी बात पूरी करता, अद्वित्य अपनी गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखता है, जिसे देख आरव के पसीने छूट जाते हैं और वो बेचारा डर के मारे कांपने लगता है। तभी गलती से अद्वित्य का हाथ नूर की पीठ पर चला जाता है और इसी वजह से नूर की एक भयानक सी चीख निकलती है, आह मम्मा।
नूर की चीख सुनकर अद्वितीय घबरा जाता है तो वही बाकी सब अद्वितीय की तरफ देखकर डरने लगते हैं। अगर इस वक्त यहाँ पहले की नूर होती तो वो अपने दर्द को कंट्रोल कर लेती, पर ये तो छोटी सी बच्ची थी तो वो भला कैसे अपने दर्द को किसी से छिपाती। तभी अद्वितीय को उसकी गर्दन में कुछ गिला गिला सा महसूस होता है, पर अगले ही पल जब अद्वितीय को ये राइज्ड होता है कि नूर रो रही है, ये महसूस करते ही अद्वितीय नूर के चेहरे को अपनी गर्दन से बाहर निकालता है और देखता है कि नूर सच में फिर से रो रही है। नूर को रोता हुआ देख अद्वितीय नूर को अपने गले से लगाते हुए उससे पूछता है, बेबी एंजल क्या हुआ आपको? आप ऐसे अचानक चीखे क्यों? तभी नूर सुबकते हुए अद्वितीय से कहती है, अदू नूर को आउची हो रही है और बहुत जल रहा है, आप इसे शू करो ना। नूर की बात सुनकर अद्वितीय थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और फिर उसके मासूम से चेहरे को पकड़ते हुए उससे पूछता है, कहाँ आउची हो रही है आपको बेबी एंजल? आप अदू को बताइए एंड आई प्रॉमिस आई वाई शू योर ऑफ एपिसोड आई। अद्वितीय की बात सुनकर नूर उसके सीने से चिपकते हुए उससे कहती है, नूर को बैक में आउची हो रही है और बिटवीन नूर्स EGS2 बैक पेन वाली बात सुनकर अद्वितीय परेशान हो जाता है, पर जब नूर उसे आगे का बताती है तभी उसके होश उड़ जाते हैं और वो नूर की तरफ ही देखता है। दूसरी तरफ जब वो सब नूर की बात सुनते हैं तो उन सबको बहुत गिल्टी फील होता है कि वो अंश को वक्त पर रोक नहीं पाए और अंश ने अपने गुस्से में कंट्रोल खोकर उस बच्ची से उसकी सबसे प्रेशियस चीज भी छीन ली। इस वक्त गिल्ट के साथ साथ उन सबको अद्वितीय से सबसे ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जैसे ही अद्वितीय के आगे ये बात आएगी तब अद्वितीय को अपने रुद्र अवतार में आने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर ऐसा हो गया तो ना जाने कितनों को वो अपने गुस्से में ही मार देगा। वो सब अपनी दुनिया में ही गुम होते हैं, पर तभी आरव धीरे से उन सब से कहता है, अगर अद्वितीय सर को कहीं से भी ये पता चल गया ना कि नूर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे अंश सर है, तो वो अंश सर के होश में आने तक का वेट भी नहीं करेंगे और उन्हें ऐसे बेहोशी की हालत में ही मौत के घाट उतार देंगे। आप सबको भी पता है ना कि अद्वितीय सर गुस्से में अंश सर से भी खौफनाक होते हैं और उनका गुस्सा 2 मिनट में शांत नहीं होता, पर हाँ बहुत कुछ तबाह जरूर कर देता है। अगर आज अद्वितीय सर को गुस्सा आया तो पक्का अंश सर की जान जाएगी और फिर एक एक करके हम सब की। तो हमारी भलाई इसी में है कि हम अंश सर का नाम ना ले, वरना। आरव की ये बात सुनकर रागिनी डर के मारे कांपते हुए उन सब से कहती है, हाँ आरव बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई उसे कुछ नहीं बताएगा और मेरे अंशु का नाम बिल्कुल नहीं लेगा। मानती हूं कि उससे गलती हुई है, उसे नूर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर क्या उस एक गलती की कीमत मेरे बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? पहले से ही वो इतनी तकलीफ में है और उसने जो भी किया था उसका पछतावा उसे है ना, तो अभी फिर से उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। अपने बेटे के प्यार में अंधी होकर रागिनी को ये तक नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बकवास किए जा रही थी। रागिनी की बातों से वो सब भी सहमत थे, पर इस अपने बेटे को बचाने की हड़बड़ी में वो सब ये बात भूल चुके थे कि अद्वितीय वीर सिंह कौन है और उसकी पावर क्या है। वही अद्वितीय नूर की तरफ देख अपनी बेहद चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, बेबी एंजल आपको बहुत पेन हो रहा है इन योर बॉडी पार्ट? अद्वितीय का सवाल सुनते ही नूर अद्वितीय को कसके पकड़ती है और बस जोर से रोने लगती है। नूर को यूं रोता हुआ देख अद्वितीय नूर से कहता है, शुश डॉन्ट टी क्राई माई बेबी, अभी अदू आपके पेन को गायब कर देंगे। अद्वितीय की बात सुनकर रागिनी एक नर्वस स्माइल के साथ अद्वितीय से कहती है, उम्मा मिस्टर सिंह आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो तो नूर को हमेशा से ही ऐसी छोटी मोटी चोट लगती रहती है तो उसकी वजह से फिर दर्द भी होता है। शी इज एब्सोल्यूटली फाइन, नथिंग हैपेंड टू हर। रागिनी की बात सुनकर बाकी सब लोग भी किसी बेशर्मों की तरह अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। तभी अद्वितीय अपने सख्त फेस एक्सप्रेशन के साथ अपनी सर्द आवाज में रागिनी से कहता है, अगर सच में बच्ची की चोट कोई छोटी मोटी ही है तो आप इतना घबरा क्यों रही है मिसेस राठौड़, और ये बच्ची भी इतना रो रही है? वैसे भी आप कोई डॉक्टर तो नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि इसे तकलीफ क्यों और किस लिए हो रही है। मैं खुद देखता हूं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है जिसे आप छिपाने की कोशिश कर रही है। तभी आर्यन अपनी वाइफ को बचाने के लिए अद्वितीय से कहता है, वो कुछ भी नहीं छिपा रही है। इससे पहले कि आर्यन आगे कुछ भी बोलता अद्वितीय उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, हाँ वो तो बहुत जल्द पता चल ही जाएगा, बट अभी के लिए एक्सक्यूज मी, आई हैव टू एपिसोड एक्ट दिस इट अगेन। अद्वितीय वहां से जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी मायरा अद्वितीय का रास्ता रोकते हुए उससे कहती है, रुकिए आप उसे अकेले में चेक नहीं कर सकते। मायरा की बात सुनकर अद्वितीय अपनी एक आईब्रो को ऊपर की तरफ उठाते हुए उससे पूछता है, अच्छा और वो क्यों, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तभी मायरा बिना कुछ सोचे समझे अद्वितीय से कहती है, अगर आपने इसकी हालत का फायदा उठाया और मेरी बहन के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो। अद्वितीय को मायरा की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो इस वक्त उसकी आंखों में भी दिखने लगता है, क्योंकि अभी अद्वितीय की आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। अद्वितीय को मायरा पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था।
क्योंकि उसके पास नूर थी जो पहले से ही अपने दर्द में तड़प रही थी। ऐसे में अद्वितीय को अपने गुस्से से ज्यादा नूर की चिंता हो रही थी, तो इसी वजह से वो अपने लिए इतना कुछ घटिया सुनने के बाद भी शांत था। अगर नूर वहां उसके पास नहीं होती तो अब तक अद्वितीय मायरा के ना जाने कितने टुकड़े कर चुका होता। मायरा की इतनी गंदी बात सुनने के बाद अद्वितीय अपनी खतरनाक आवाज में मायरा से कहता है, ओ तो तुम बेबी एंजल की बहन हो, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें इस बच्ची की थोड़ी सी भी परवाह होगी, क्योंकि जिस वक्त इस बच्ची को एक अच्छे डॉक्टर और ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है वही तुम यहाँ मेरे साथ बहस करने में लगी हुई हो। तभी अद्वितीय गुस्से में अपने दांत पिसते हुए अपनी सर्द आवाज में मायरा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लिए इतनी गंदी बात सोचने की। मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूं और ये मेरा वर्क है। ना तो मेरी सोच इतनी घटिया है और ना ही मैं इतना नीचे गिर सकता हूं कि किसी के भी साथ कुछ भी यूएनपीएसन चीज करूं, और वो भी उस बच्ची के साथ जिसकी मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है और ना ही वो इतनी मैच्योर और बड़ी है। ये नूर इस वक्त मेरे लिए मेरे बच्ची की तरह है और मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि खुद अपने ही बच्ची का फायदा उठाओ, वो भी तभी जब वो उसके पूरे होश में नहीं है। एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें कि कभी मेरे आगे और स्पेशली मेरे लिए इतना गंदा सोचने की गलती से भी गलती मत करना, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। वी फॉर नाउ यू आर लकी इनफ कि मेरे पास नूर है, और अगर वो इस वक्त यहाँ नहीं होती ना तो आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता। धन्यवाद। एपिसोड 24, नूर के गहरे जख्म और अद्वितीय का गुस्सा। राइटर्स नोट, गाइस मैं पहले ही बता दे रही हूं कि ये स्टोरी आप लोगों को थोड़ी एपिसोड आई डिश लगेगी, क्योंकि नूर की हालत के हिसाब से उसका थोड़ा बचपना दिखाना तो बनता ही है ना। तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप सब इस बात को समझेंगे और किसी को भी नूर के बच्चों वाली हरकतों और बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी सबसे जरूरी बात जो मुझे क्लियर करनी है, तो जैसे कि बहुत से रीडर्स को लग रहा है कि मैं अंश को विलेन बना दूंगी और मैं अंश को रिप्लेस क्यों कर रही हूं, तो गाइड सबसे पहले अंश मेरी स्टोरी का विलेन नहीं है और ना ही मुझे उसे विलेन बनाना है। आप लोग ही बताइए कि क्या अंश को विलेन बनाकर मैं सही करूंगी? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, अंश ने अपने गुस्से और नफरत में बहुत कुछ गलत किया है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी कुछ गलत करे। अभी रही बात मैं ईद की, तो हाँ, जैसे कि आप सबने स्टोरी में देखा पढ़ा कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग एपिसोड और एक्टर की एंट्री की है, जिससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। पर मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे लाइफ में जो हमारे सबसे करीबी लोग होते हैं वो वक्त के साथ कभी चेंज नहीं होते? इन द रियलिटी आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में उनका प्यार, जिसे हम सब मैं ईद कहते हैं ना, वो कभी कभी मैं ईद नहीं होता और फिर कोई दूसरा ही मैं ईद की जगह ले लेता है और जिसके साथ वो इंसान बहुत खुश भी होता है। मुझे मेरी स्टोरी में वो सब नहीं दिखाना जहां हीरो हीरोइन के साथ कुछ गलत करता है और फिर थोड़े वक्त बाद वो लोग साथ में होते हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर वो रेप या जबरदस्ती जैसा कुछ हो तो बिल्कुल भी नहीं। ये कोई जादुई दुनिया नहीं है कि थोड़े वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ भी ये सब होता है वो बेचारा तो कभी इन सब से बाहर भी नहीं निकलता। तो ऐसे में उस इंसान के साथ जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है, रहना रोज थोड़ा थोड़ा मरने के जैसे होता है। और थोड़ा आप भी तो सोचिए कि क्या उस लड़की को ये हक नहीं है कि उसे कोई ऐसा पार्टनर मिले जो हमेशा उसका साथ दे। अब रही बात अंश की, तो उसे भी उसके किए की सजा मिल चुकी है, पर उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसे अभी नूर की लाइफ में वो जगह मिलेगी जो उसका वो गुनाह करने के पहले थी। हाँ, नूर की तरह अंश को भी एक मौका तो जरूर मिलेगा, बट नूर के साथ नहीं, पर उसके लिए कोई ऐसा होगा जो उसके गुनाहों को अपनाएगा और फिर उसका हाथ थामेगा। पर तब तक के लिए अंश को सब कुछ अकेले ही झेलना होगा, क्योंकि उस गुनाह की वजह से उनसे नूर को खो दिया। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ साफ शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है और अभी किसी को कुछ भी समझने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अद्वितीय नूर को अपनी बाहों में पकड़े हुए वहां से जाने के लिए होता है, पर तभी वो पागल मायरा अद्वितीय का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगी, और वैसे भी नूर बिल्कुल ठीक है, उसे किसी चेकअप की जरूरत नहीं है। तभी अद्वितीय सबसे पहले मायरा के हाथ की तरफ देखता है और फिर अपनी बेहद सर्द आवाज में उससे कहता है, मेरा हाथ छोड़ो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की और मुझे रोकने की? तभी अद्वितीय मायरा को अपना सबसे डेंजरस लुक देते हुए उससे कहता है, डोंट प्रेशराइज मी टू बिकम कॉम्पिटिटिव बीस्ट गिर, दिस वोंट बी गुड फॉर यू एज वी और द सो-कॉल्ड फैमिली वाई। और मैं बिल्कुल भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूं, और तुम्हारी इस झूठी केयर के लिए बता दूं कि वहां मेरे अलावा एक नस भी होगी। इतना कहकर अद्वितीय बहुत जोर से मायरा का हाथ झटकता है, जिसकी वजह से वो धड़ाम से नीचे फर्श पर गिरती है, और अद्वितीय एक आखिरी बार मायरा और उन सबको अपना वार्निंग वाला एक्सप्रेशन देते हुए वहां से सीधा एक स्पेशल रूम में चला जाता है जो उसी फ्लोर पर था। इधर मायरा के गिरते ही ईशान उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है और मायरा को उठाते हुए कहता है, उनके अद्वितीय पास इतनी पावर है तो क्या वो कुछ भी करेंगे? अंश भाई भी उन्हें टक्कर दे सकते हैं। ईशान की बात को काटते हुए अथर्व ईशान से कहता है, नहीं ईशु,
भले ही अंश के पास बहुत ताकत है, पर जब बात अद्वितीय सिंह की आती है तो दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो उनकी बराबरी करे, उन्हें टक्कर दे। यहाँ तक कि अंश भी उनके सामने एक चींटी जैसा है, तो हम गलती से भी उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो इंसान हमारा रातों रात इस दुनिया से नामो निशान मिटा सकता है और इसमें अंश भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी ईशान अथर्व से पूछता है, मतलब हम अब क्या करेंगे भाई? अगर उन्हें पता चल गया कि नूर की इस हालत के पीछे भाई का हाथ है तो वो भाई के साथ क्या करेंगे? नहीं नहीं, हमें कुछ भी करके भाई को उस अद्वितीय नाम के हैवान से बचाना होगा। तभी रागिनी अपने गुस्से में तमतमाते हुए कहती है, ये सब उस नूर की वजह से ही हो रहा है। आज उसकी ही वजह से मेरा बेटा वैसे बेहाल पड़ा हुआ है और उसी लड़की के वजह से वो अद्वितीय नाम का तूफान हमारी जिंदगी में आया है। सच में मेरे बेटे के लिए सबसे बड़ा श्राप है वो लड़की, जो मुझसे मेरे बेटे को छीन रही है। रागिनी ये सब कहते हुए रोने लगती है तो आर्यन उसे अपने सीने से लगाता है और तभी अथर्व रागिनी से कहता है, आप डरिए मत आंटी, हम कुछ नहीं होने देंगे अंश को, फिर उसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर सबसे पहले हमें इस अद्वितीय को हमारी लाइफ से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। बाकी सब भी अथर्व की बातों से सहमत होते हैं। इधर अद्वितीय नूर को उस स्पेशल रूम में लाता है और तभी वहां एक नर्स भी आती है। मतलब अभी नूर और अद्वितीय के अलावा वो नर्स भी उस रूम में मौजूद थी। वो नर्स एक ओल्ड लेडी थी जो दोनों के लिए ही उनके माँ की उम्र की थी। जब अद्वितीय नूर को बेड पर लिटाने लगता है तभी नूर अद्वितीय को और जोर से पकड़ लेती है और सुबकते हुए उससे कहती है, नहीं करो अदू, नूर को आपके पास रहना है। नूर की बात सुनकर अद्वितीय नूर को उसी पोजीशन में लेकर बेड पर बैठता है और अभी भी नूर का फेस पूरी तरह से अद्वितीय के गर्दन में छिपा हुआ होता है। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए अपनी नर्म आवाज में नूर से कहता है, बेबी एंजल, आपके अदू आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, पर अदू को नूर की आउची को शू भी तो करना है ना, और जिसके लिए अदू को उनकी एंजल को बेड पर सुलाना होगा। तो मैं बस आपको बेड पर ही सुला रहा था बेबी, ताकि मैं आपको जल्दी से ठीक कर दूं। तो अभी अदू की बेबी एंजल एक गुड गर्ल की तरह अदू की बात मानेगी ना? अद्वितीय की बात सुनकर नूर अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर अपनी आंखों को बार बार बंद चालू करते हुए बड़ी ही मासूमियत में अद्वितीय से पूछती है, आप गंदे डॉक्टर अंकल को नहीं बुलाओगे ना नूर को देखने के लिए? नूर को याद है, जब नूर को आउची होती थी तभी मम्मा नूर को उन गंदे अंकल डॉक्टर के पास लेकर जाती थी और वो गंदू से अंकल नूर को बिग वाला इंजी भी देते थे। तभी नूर के आंखों में आंसू आते हैं और वो रोते हुए अद्वितीय से कहती है, उस इंजी से नूर को दर्द होता है, तो आप प्लीज नूर को उन गंदे अंकल के पास नहीं लेकर जाओ। नूर की बात सुनकर अद्वितीय नूर को अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर उसके टमाटर से भी ज्यादा लाल और फूले हुए गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, नहीं बेबी अदू, आपको किसी भी गंदे अंकल के पास नहीं लेकर जाएंगे और आपको उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जब अदू आपके पास है, आप ना बिल्कुल भी डरो नहीं, क्योंकि कोई गंदे अंकल नहीं, खुद आपके अदू आपका पेन गायब कर देंगे और फिर मेरी इस क्यूटी पाई को कोई भी पेन नहीं होगा। बट उसके लिए मेरी प्रिंसेस को एक गुड गर्ल बनाना होगा और अदू आपसे जो कुछ भी बोलेंगे और पूछेंगे उसका सही सही जवाब देना होगा, ठीक है मेरी बेबी एंजल? नूर बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाती है, जिसे देख अद्वितीय के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आती है। तो वही उन दोनों को ऐसे देखकर और खासकर अद्वितीय का नूर के लिए इतना सॉफ्ट नेचर और केयर देखकर उस नर्स के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आती है। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, गुड गर्ल। फिर अद्वितीय नूर को उसके पीठ के बल पर बेड पर सुलाता है, बट जैसे ही नूर की पीठ उस बेड के कांटेक्ट में आती है तभी फिर से उस बच्ची के मुंह से चीख और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। नूर जोरों से रोते हुए अद्वितीय से कहती है, नहीं ऐसे नहीं, नूर को बहुत दुख रहा है। नूर की दर्द भरी बात सुन वो दोनों अद्वितीय और नर्स झट से समझ जाते हैं और फिर अद्वितीय नूर को उसके पेट के बल सुलाता है। इस वक्त नूर ने हॉस्पिटल का ड्रेस पहना था, जो ब्लू कलर का टॉप और पैंट था। नूर को उसके पेट के बल सुलाने के बाद अद्वितीय बहुत धीरे से नूर का टॉप पीछे से ऊपर करता है, पर जैसे जैसे वो टॉप ऊपर की तरफ उठा रहा था वैसे वैसे नूर की सिसकियां बढ़ रही थी, जिससे अद्वितीय को ये बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि नूर को हद से ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिसे वो बेचारी बच्ची सहन तक नहीं कर पा रही है। अद्वितीय नूर का टॉप पीछे से पूरा ऊपर उठा देता है, पर जैसे ही उसकी नजर नूर की बुरी तरह से जख्मी पीठ पर पड़ती है वो गुस्से में चिल्लाता है, ओ माय गॉड, व्हाट द फुक इज दिस शीट यार। अद्वितीय की इतनी ऊंची आवाज सुनकर नूर खुद घबरा जाती है, जिसके वजह से उसकी बॉडी कांपने लगती है। तो वही उस नर्स के आंखों में भी पानी आ जाता है नूर के गहरे जख्मों को देखकर। अद्वितीय को जैसे ही अपनी गलती महसूस होती है वो झट से नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, शुश रिलैक्स एंजल, आई एम सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहता था बेबी, आई एम सू सॉरी। बट ये इतनी ज्यादा चोट आपको कैसे लगी बेबी, आपको कुछ याद है?
तभी नूर उस पायो में अपने मुंह को छिपाते हुए अद्वितीय से कहती है, नूर को नहीं पता अदू की क्या हुआ और नूर को इतनी आउची क्यों हो रही है, पर आप इसे बंद करो ना, नूर को बहुत जल रहा है। नूर के फ्रेश वाउंड्स को देखकर अद्वितीय के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने आंसू साफ करते हुए नूर से कहता है, कोई बात नहीं बेबी एंजल, अदू अभी बस थोड़ी देर में आपके पेन को गायब कर देंगे, आप बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, और वैसे भी आप तो मम्मा और अदू का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना। नूर बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर के जख्मों की तरफ देखकर गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियों को कसता है और उसकी दोनों मुट्ठियां बहुत ज्यादा कसने की वजह से अभी अद्वितीय के दोनों हाथों की नसें उभरकर दिखने लगी थी। तभी अद्वितीय अपने दांत पिसते हुए अपने मन में कहता है, किस दरिंदे की इतनी हिम्मत हुई इस मासूम सी बच्ची पर इस तरह से अपना गुस्सा निकालने की। इट हैज राइव आई क्रॉस द एक्सटेंट ऑफ क्रूटाई। बच्ची की पूरी बैग बुरी तरह से वाउंड से भरी हुई है और अभी तो ये सूज भी गई है। गॉड, कितनी तकलीफ हो रही होगी इसे। ये वाउंड्स देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये कोई नॉर्मल चोट तो नहीं है। ऐसे लग रहा है कि बच्ची को किसी लेदर की चीज से मारा है, जैसे कोई हंटर या फिर बेल्ट। जिसने भी ये मेरी बेबी एंजल के साथ किया है ना, वो अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि मैं तो उस इंसान को इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मुझे पता चले कि ये महान काम किस जल्लाद ने किया है। पर अभी के लिए आई हैव टू हैंडल माई लिटिल फेरी। धन्यवाद। एपिसोड 25 अदू उसकी बेबी एंजल को सुलाएगा। नाज ने किया नूर की हालत टॉर्चर का खुलासा। तभी अद्वितीय बहुत ही हल्के से नूर की पीठ को टच करता है, पर तभी नूर अपनी सबसे ऊंची आवाज में चीखती है, जिसे देखकर अद्वितीय सच में बहुत परेशान हो जाता। फिर अद्वितीय नूर से कहता है, बेबी एंजल कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, आप बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए। नूर को इस तरह से रोता हुआ देख अद्वितीय अपने आप से अपने मन में कहता है, जख्म काफी गहरे हैं और ऐसे में उन जख्मों को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, पर बच्ची इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आई नीड टू गिव हर इंजेक्शन फर्स्ट, जिससे बच्ची कुछ ही देर में सो जाएगी और उसके सोने के बाद मैं उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। अद्वितीय अपने पास में मौजूद टेबल की तरफ देखता है, जहाँ अभी एक ट्रे रखी हुई थी। अद्वितीय उस ट्रे में से एक इंजेक्शन लिक्विड लेता है और फिर उसे न्यू सिरिंज में भरता है। नूर का मुंह पायो में होने की वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चलता और उसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अद्वितीय बहुत धीरे से अल्कोहल स्वैब से नूर के हाथ को क्लीन करता है और फिर अगले ही पल अद्वितीय उस इंजेक्शन को नूर के हाथ में इंजेक्ट कर देता है। अचानक से अपने हाथ में एक तेज दर्द महसूस होते ही नूर जब अपने हाथ की तरफ देखती है, तब तक अद्वितीय वो इंजेक्शन उसके हाथ में से निकाल लेता है, तो नूर को कुछ भी पता नहीं चलता कि अद्वितीय ने उसे इंजेक्शन लगाया था। नूर को ऐसे देखते हुए अद्वितीय उससे पूछता है, क्या हुआ बेबी एंजल, कुछ फील हुआ आपको? अद्वितीय का सवाल सुनकर नूर अपना प्यारा सा पाउट बनाते हुए अद्वितीय से कहती है, हाँ। नूर को लगा कि उसके हाथ में कुछ लगा है। नूर को अचानक से दर्द भी हुआ। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर जमे पसीने को साफ करते हुए उसके माथे पर किस करता है और फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, अरे देखिए, कुछ भी तो नहीं है। लगता है मेरे बेबी एंजल ने कोई गंदा सा ड्रीम देख लिया होगा, तो इसी वजह से आप डर गए हो बेटा। अच्छा, अभी अदू की गुड बेबी एंजल अपनी आंखें बंद करेगी और फिर निन्नी करेगी। जब आप अपनी नींद पूरी करके उठोगे ना, तब तक आपका पेन भी शुरू हो जाएगा। अद्वितीय की बात सुनकर नूर अपनी चमकती हुई आंखों से उससे पूछती है, सच्ची अदू? जब नूर अपनी निन्नी पूरी करके उठेगी तब तक नूर का पेन भी शुरू हो जाएगा ना? अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाता है और तभी नूर बेड पर खड़ी होती है और अपने आप ही उसका टॉप नीचे होता है, क्योंकि उस छोटी सी जान के हिसाब से वो काफी बड़ा था। नूर को बेड पर ऐसे खड़े देख अद्वितीय नूर से पूछता है, क्या हुआ बेबी एंजल, आपको सोना नहीं है? तभी नूर अपनी आंखों को किसी लाइट बल्ब की तरह टिमटिमाते हुए उससे कहती है, नूर को निन्नी तो बहुत आ रही है, पर रेयू पता नहीं कहाँ गए। नूर को तो वही निन्नी कराते हैं, तो अभी नूर निन्नी कैसे करेगी? नूर की बात सुनकर अद्वितीय को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर तभी अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करते हुए वो नूर से कहता है, अरे कोई बात नहीं, अगर रेयू यहाँ नहीं है तो क्या मैं आज आपको निन्नी कराऊं बेबी एंजल? अदू प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होने देंगे। नूर तभी कुछ सोचती है और फिर अद्वितीय से कहती है, ठीक है, तो अभी आप नूर को निन्नी करा दो, पर आपको पता है कि रेयू मुझे कैसे निन्नी कराते हैं? इस पर अद्वितीय हंसते हुए नूर से कहता है, मुझे पता तो नहीं है प्रिंसेस, बट आप मुझे बता दो, मैं वैसे ही आपको सुला देता हूँ, ठीक है? अद्वितीय की बात सुनकर नूर बेड पर ही कूदते हुए अपना सिर हाँ में हिलाती है और उसे ऐसे बंदरों की तरह बेड पर उछल कूद करते हुए देख अद्वितीय एक पल के लिए घबरा जाता है और फिर डरी हुई और चिंता भरी आवाज में नूर से कहता है, बेबी ये क्या कर रहे हो आप? अगर ऐसे ही जंप करोगे वो भी बेड पर, तो गिर जाओगे ना आप और फिर आपको चोट लगेगी।
वो चाहिए आपको। नूर झट से अपनी उछल कूद बंद कर देती है और ना में अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर अद्वितीय के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और तभी अद्वितीय नूर से कहता है, हाँ तो अभी आप अदू को बताइए कि आपको निन्नी कैसे आती है, मैं सुला देता हूँ आपको। तभी नूर अपने दोनों हाथों को अद्वितीय की तरफ बढ़ाती है और फिर अपनी प्यारी सी आंखों को टिमटिमाते हुए उससे कहती है, सबसे पहले आप नूर को उठा लो, फिर नूर आपको बोलेगी वैसे करना। हाँ। तभी अद्वितीय छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, जी अदू की बेबी एंजल आइए। इतना कहकर अद्वितीय नूर को उठा लेता है और नूर भी किसी बंदर के छोटू से बच्चे की तरह उससे चिपक जाती है, पर इस बार अद्वितीय नूर को उसकी पीठ से नहीं पकड़ता, बल्कि अद्वितीय के दोनों हाथ अभी नूर के हिप्स पर होते हैं उसके सपोर्ट के लिए। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देख उससे पूछता है, ओके तो अभी आगे बोलिए। इस पर नूर अपने चेहरे को अद्वितीय की गर्दन में घुसाते हुए उससे कहती है, अभी आप नूर को ऐसे ही पकड़ के रखो और रूम में वॉकिंग करो और फिर नूर सो जाएगी। अभी करो ना, नूर को बहुत जोर से निन्नी आ रही है। नूर की बच्चों वाली डिमांड सुनकर अद्वितीय अपना सिर हिलाता है और फिर जैसा नूर ने उससे कहा वैसे ही वो नूर को उसी पोजीशन में लेकर रूम में ही इधर से उधर घूमने लगता है। पर नूर दर्द की वजह से चिड़चिड़ करने लगती है, तो अद्वितीय अपने एक हाथ से उसके हिप्स को सपोर्ट देता है, तो वही उसका दूसरा हाथ अभी नूर के बालों में होता है, जिससे अद्वितीय नूर के बालों को सहलाने लगता है। अद्वितीय नूर को सुलाने में लगा हुआ था, तो वही वो नर्स जिनका नाम आशा था, वो एक कोने में खड़े होकर सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर इस वक्त एक सुकून था। कुछ देर बाद नूर सो जाती है, तो अद्वितीय बहुत धीरे से नूर को उसके पेट के बल सुलाता है और तभी आशा भी उन दोनों के पास आती है। अद्वितीय फिर से नूर का टॉप पीछे से पूरा ऊपर की तरफ उठाता है और उन जख्मों को देखकर एक बार फिर से अद्वितीय के चेहरे पर चिंता और परेशानी वाले एक्सप्रेशन आते हैं, तो वही आशा के आंखों में आंसू आते हैं। तभी आशा नूर की तरफ देख कहती है, बहुत कुछ सहा है इस मासूम सी बच्ची ने सर, जिसका अंदाजा ना ही मैं लगा सकती हूँ और ना ही आप। आशा की बात सुनकर अद्वितीय नूर की तरफ देखता है, जो अभी बेफिक्र उस बेड पर अपने पेट के बल सोई थी। तभी अद्वितीय थोड़ी प्लेन वॉइस में आशा से पूछता है, व्हाट यू मीन, और क्या हुआ है इस बच्ची के साथ? इतना बुरा होने के बाद भी कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं। तभी आशा थोड़ी घबराते हुए अद्वितीय से कहती है, मैं यहाँ सिर्फ एक मामूली सी नर्स हूँ सर, और ऐसे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। बात मेरी नौकरी की है और मेरे घर में कमाने वाली मैं अकेली ही हूँ। ऐसे में मैंने आपको कुछ भी बता दिया और उसके बदले में मुझे अपनी नौकरी खोनी पड़ी तो नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ, पर एक बात मुझे आपको बताना है जो मुझे पता है। इस बच्ची के साथ बहुत नाइंसाफी की गई है और उसी की सजा है जो ये बच्ची इस वक्त भुगत रही है। मैं आपसे एक विनती करती हूँ सर, प्लीज आप इस मासूम को यहाँ से ले जाइए, और आप खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर है तो इस बच्ची को ठीक करिए। इस मासूम ने तो कभी खुशी देखी ही नहीं है, यहाँ तक कि इस बच्ची को पता ही नहीं है कि खुशी होती क्या है। पर इसे भी तो खुश रहने का हक है ना। अगर ये यहाँ रही तो पक्का कभी खुश नहीं रह पाएगी और वो लोग इसे ताने मार मार कर इसका जीना मुश्किल कर देंगे। जहाँ खुद अपने ही अपनी खुशियाँ छीनने में लगे रहते हैं ना, वहाँ कोई इंसान चाहकर भी खुश नहीं रह सकता। पर यह बच्ची तो हद से ज्यादा मासूम है और अभी इसकी ये हालत बिल्कुल भी नहीं है कि वो फिर से उस नर्क जैसी जिंदगी और उन स्वार्थी लोगों के पास जाए जो इसके अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं, पर असल में वो तो किसी दुश्मन से भी गए गुजरे है। प्लीज आप इस बच्ची को अपने साथ ले जाइए। इसकी यादाश्त जाने की वजह से इसे कुछ भी नहीं पता कि इसके साथ अब तक क्या क्या हो रहा था और किस हैवान ने इस बच्ची की ऐसी हालत की है। तभी अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में आशा से पूछता है, आपको पता है कि किसने इसकी ऐसी हालत की है? तभी आशा अद्वितीय से कहती है, मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती सर, वो आपको खुद पता लगाना होगा। अद्वितीय अपना सिर हिलाता है और फिर अपने मन में कहता है, आई स्वेयर टू यू माई बेबी ऑन्ज की जिन भी लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है ना, मैं उन लोगों को चैन से नहीं जीने दूंगा। ऐसी तबाही आएगी उनके जिंदगी में जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और वो तबाही खुद अद्वितीय वीर सिंह लेकर आएगा। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देख पीछे से उसके बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो बेबी एंजल, और अब किसी भी कीमत पर मैं आपको अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर अद्वितीय आशा की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा करता है, तो आशा उस इशारे को समझते हुए झट से अद्वितीय को एक ट्रे देती है जिसमें कुछ ऑइंटमेंट, दवाइयां और ड्रेसिंग करने के लिए चीजें होती है। अद्वितीय सबसे पहले नूर के जख्मों को साफ करता है और फिर उसे ट्रीट करता है और नूर के जख्मों को सूखने के लिए एक इंजेक्शन भी लगा देता है। तभी उसे नूर की बात याद आती है और वो अपने मन में सोचता है, बेबी ने बताया था कि उसे उसके लोअर पार्ट में भी पेन हो रहा है। तभी अद्वितीय अपने फोन पर किसी का नंबर डायल करता है और जब वो इंसान फोन उठाता है तो अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, हियो निधि वेयर आर यू? ओके,
You are out at this time, but as soon you come back to Mumbai tomorrow, I want you to be present in the hospital and it is very important. Did you understand my point? Ok, then see you tomorrow. इतना कहकर अद्वितीय फोन कट कर देता है और फिर वहां खड़ी आशा की तरफ देख उससे कहता है, अब आप जा सकती है, मैं हूं यहाँ बच्ची का ध्यान रखने के लिए। अद्वितीय की बात सुनते ही आशा अपना सिर हिलाती है और एक बार नूर की तरफ देखकर वहां से बाहर चली जाती है, तो अद्वितीय वही नूर के बेड के पास जो एक छोटा सा स्टूल पड़ा था उस पर बैठ जाता है। अद्वितीय सोती हुई नूर को देखता है और फिर धीरे से उसका एक हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं पर अद्वितीय वहां से हिलता भी नहीं है। धन्यवाद। एपिसोड 26 अद्वितीय के आगे सच का खुलासा और अद्वितीय का गुस्सा। अंश का मेडिकल लाइसेंस हुआ कैंसिल। रात का समय। अद्वितीय नूर के पास ही था और नूर इंजेक्शन के असर की वजह से अब तक सोई हुई थी। तभी अद्वितीय का फोन बजने लगता है और जब अद्वितीय अपने फोन पर कॉलर देखता है तो उस पर आयु का नाम शो हो रहा था। अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए फोन उठाता है और इससे पहले कि वो कुछ भी बोले अद्वितीय को आगे से आयु की आवाज आती है, जो उससे कहता है, हेलो अदूप, तू कहाँ है और अब तक घर क्यों नहीं आया? देख 9 बज चुके हैं बेबी और अब तक तू घर से बाहर है। तूने कुछ खाया? और तभी अद्वितीय आयु की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, भाई प्लीज आप पहले सांस तो ले लो यार, आपकी ना यही आदत है। एक बार आप चालू हो गए तो आपकी ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं लेती और रुकेगी भी कैसे? आफ्टर यू आर द ग्रेटेस्ट आयुष बजाज, who are very strict and rude but most youngest and handsome professor of most prestigious कोई of मुंबई, सनराइज कोई, जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को डांटते ही रहते हैं। इस पर आयु थोड़ा चिढ़ते हुए अद्वितीय से कहता है, अदू मैं तुझसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे और ये बातें घुमाना बंद कर वरना आज ये प्रोफेसर तुझे ऐसी सजा देगा ना जिसे तू हमेशा याद रखेगा, समझा? आयु की ये बात सुनकर अद्वितीय पहले थोड़ा डर जाता है पर फिर हंसते हुए आयु से कहता है, ओके भाई सॉरी और आप ना रिलैक्स रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप घबराओ मत, मैं कल घर आ जाऊंगा। पर अभी के लिए मुझे यही हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। अद्वितीय की बात सुनकर आयु थोड़ी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, अदू क्या बात है, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? और वो पेशेंट जिसकी सर्जरी तुझे करनी थी, इज दैट पेशेंट फाइन? आयु का सवाल सुनकर अद्वितीय उससे कहता है, भाई डोंट वरी, वो पेशेंट अभी खतरे से बाहर है, बट आई हैव गॉट समथिंग हियर, एपिसोड इज वेरी स्पेशियल फॉर मी। मैं उसके बारे में आपको और यूवी भाई को कल बताऊंगा पर अभी के लिए आई नीड टू बी हियर। आप दोनों प्लीज डिनर करके सो जाना, मेरे लिए वेट मत करना। और बाय, सी यू टुमारो भाई। तभी आयु भी आगे से अद्वितीय से कहता है, चल ठीक है, पर तू अपना ध्यान रखेगा और खाना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वरना कल भाई और मेरे हाथों से मार पड़ेगी, समझा? आयु की बात पर अद्वितीय सिर्फ हाँ में अपना जवाब देता है और फिर वो दोनों भाई अपनी अपनी तरफ से फोन कॉल कट कर देते हैं। तभी अद्वितीय सोती हुई नूर की फोटो अपने फोन में खींचता है और वो फोटो नील के नंबर पर सेंड करके फिर नील को कॉल करता है। आगे से जब नील अद्वितीय का कॉल रिसीव करता है तभी अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में नील से कहता है, हाँ नील, मैंने अभी अभी तुझे एक फोटो सेंड की है एक बच्ची की। नाउ आई वॉन्ट एवरी डिटेल फ्रॉम हर बर्थ टू डेट एंड आई नीड द इंफॉर्मेशन विद इन हाफ एन आवर। समझ गया ना तू? तो जा और पता कर। इतना कहकर अद्वितीय फोन कट करता है और फिर वही बैठकर नूर को निहारने लगता है। आधे घंटे बाद अद्वितीय के कहे मुताबिक नील उसे फोन करता है और फिर वो अद्वितीय को नूर के जन्म से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और फिर फोन कट कर देता है। जो कुछ भी नील अद्वितीय को बताता है ना, उसे सुनने के बाद अद्वितीय अपने रुद्र अवतार में आ जाता है, यहाँ तक कि उसकी हेज आइज इस वक्त गुस्से की वजह से गहरी लाल हो चुकी थी। तभी अद्वितीय गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहता है, बहुत बुरा ... ना इसे तो बुरा भी नहीं कह सकते, ये नाइंसाफी है जो उस श्रेयांश सिंह राठौर और उसकी फैमिली ने इस बच्ची के साथ की है। गॉड 12 साल तक उन लोगों ने बच्ची के साथ किसी जानवरों जैसा बिहेव किया है और इस पर भी जब उस श्रेयांश का दिल नहीं भरा तो उसने इस मासूम का रेप, वो भी एक बच्ची के साथ जो अभी इतनी मैच्योर भी नहीं है कि उसे इन सब का मतलब भी समझे। कोई इतना कैसे गिर सकता है? नहीं, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है रेयांश और इस गुनाह की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। खुद को बहुत बड़ा डॉक्टर कहते हो ना तुम, अभी मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाता हूँ। ना ही मैंने तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद कर दिया और तुम सबको सड़क पर लाकर खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम भी अद्वितीय वीर सिंह नहीं। तभी अद्वितीय किसी को फोन करता है और उससे कुछ कहता है। बाद में अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और उसके बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है बेबी, पर अभी और नहीं। मैं उस हर इंसान को उसके किए की सजा दूंगा जिसने आपको रुलाया है, आप पर इतने टॉर्चर किए हैं। अभी आप अकेले नहीं हो, आपके अदू आज के बाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप अपनी निन्नी पूरी करिए एंजल, तब तक मैं एक बहुत ही जरूरी काम पूरा करके आपके पास वापस आता हूँ।
एक बार नूर की तरफ देख अद्वितीय वहां से बाहर चला जाता है, पर बाहर जाते ही अद्वितीय नज आशा को देखता है। तभी वो आशा के पास आकर अपनी इमोशनलेस आवाज में उनसे कहता है, क्या आप रूम में जाकर मेरी बच्ची का ध्यान रखेंगी, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। तभी आशा एक छोटी सी स्माइल के साथ अद्वितीय से कहती है, ये भी कोई कहने की बात है क्या सर, ये तो मेरा काम है ना, और आप चिंता मत करिए, मैं उस बच्ची का ध्यान रखूंगी। अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाता है और आशा वहां से नूर के रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। आशा के वहां से जाते ही अद्वितीय सीधे अंश के रूम में जाता है जहां अंश था। अद्वितीय जैसे ही अंदर रूम में आता है तो वहां का नजारा देखकर अद्वितीय के अंदर का शैतान भी जाग जाता है, क्योंकि रूम के अंदर सब लोग बैठकर कुछ खा रहे थे तो वही रागिनी अंश को भी अपने हाथों से खिला रही थी। अंदर का ऐसा माहौल देखकर अद्वितीय तालियां बजाते हुए उन सब से कहता है, वाह क्या बढ़िया पार्टी चल रही है यहाँ, अरे पर ऐसे अकेले अकेले क्यों? पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को भी बुलाना चाहिए था ना। वैसे तुम लोग मुझे एक बात तो बताओ कि ये पार्टी हो किस खुशी में रही है? तभी अद्वितीय अपनी सबसे ऊंची और भयानक आवाज में उनसे कहता है, तुम्हारे इस महान रेयांश ने अपने बदले की आग बुझाने के लिए एक छोटी सी बच्ची का रेप किया इस खुशी में, या फिर जिसे वो बच्ची अपना सबसे करीबी इंसान मानती है उसने ही उसका विश्वासघात किया। पर इस वक्त उस बच्ची की हालत ऐसी है कि उसे ये बात भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो ऐसे में वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो क्या इसीलिए तुम सब सेलिब्रेट कर रहे हो ये सोचकर कि उससे ये घटिया इंसान अंश बच जाएगा? अद्वितीय की बातें सुनकर उन सब की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है, बट अद्वितीय को वहां अपने आगे वो भी इतना गुस्से में देख अंश हड़बड़ा जाता है। तभी रागिनी अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डालते हुए अद्वितीय से कहती है, देखिए आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। तभी रागिनी की बात को काटते हुए अद्वितीय उससे कहता है, मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है ना आप में? आप खुद एक औरत है और ऐसे में उस बच्ची को सपोर्ट करने के बदले आप अपने इस रेपिस्ट बेटे को बचाने में लगी हुई है। तभी अंश अपनी नजरों से अद्वितीय को घूरते हुए उससे कहता है, यू कांट टॉक विद माय मदर इन दिस मैनर सर। आप यहाँ मेरे हॉस्पिटल में खड़े हैं तो बी केयरफुल। अंश की बात सुनकर अद्वितीय अपनी आंखों को घुमाता है और फिर उससे पूछता है, ओ तो अभी तुम ... अरे यार मैं तुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दूं, क्योंकि तू उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। हाँ तो क्या बोल रहा था तू कि मैं तेरी माँ से ऐसे बात ना करूं? क्यों? अरे जिस औरत को एक बच्ची का दर्द, उसकी तकलीफें नहीं दिखती ना, उसके साथ तो मैं कोई भी सलीके से बात नहीं करता। रही बात तेरी जो तू मुझे अभी बोल रहा था कि तेरा हॉस्पिटल, हाँ ये तेरा हॉस्पिटल तो है, पर अफसोस ज्यादा दिनों तक रहेगा नहीं, मैं तेरे इस हॉस्पिटल पर ताला लगवा दूंगा। और रही तेरे डॉक्टर होने की बात तो... तभी बीच में ही अद्वितीय का फोन बजता है और अपने फोन को देखकर अद्वितीय के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है और वो कहता है, वाओ क्या बढ़िया टाइमिंग है। अद्वितीय उस फोन को उठाते हुए फोन पर कहता है, हाँ कम टू 29th F4 एंड देन 3rd नंबर रूम फास्ट। इतना कहकर अद्वितीय फोन कट कर देता है, तो वही सब लोग अद्वितीय की तरफ ही देख रहे थे। तभी अथर्व अद्वितीय से पूछता है, ये किससे बात कर रहे थे आप, और ऐसे कैसे आप इस हॉस्पिटल को बंद करवा सकते हैं? तभी अथर्व पर भड़कते हुए अद्वितीय उससे कहता है, मैंने तुझसे बात की क्या? नहीं ना, तो अगर दोबारा मेरे बीच में आए ना तो किसी के लिए कुछ बोलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, याद रख। तभी कोई बाहर से दरवाजे पर नॉक करता है तो अद्वितीय अपनी सख्त आवाज में उससे कहता है, हाँ आजा अंदर। तभी नील रूम के अंदर आता है और इस वक्त उसके हाथों में एक फाइल भी थी, जिसे आगे करते हुए नील अद्वितीय से कहता है, सर ये रहे सारे पेपर्स, जैसा आपने मुझे बताया था मैंने सब कुछ कर दिया है। अद्वितीय नील के हाथों से वो फाइल लेते हुए नील से कहता है, वी डन माय बॉय। तभी अद्वितीय उस फाइल में से एक एनवेलोप निकालता है जो उस फाइल में ही रखा हुआ था और वो अंश की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ तो बहुत घमंड है ना तुझे वर्ल्ड का बेस्ट सर्जन होने पर, तो ये ले। अद्वितीय अंश को एक एनवेलोप देता है और फिर अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, मेरी तरफ से तेरे लिए एक बेहद ही कीमती सा तोहफा, तूने जो बहुत महान काम किया है ना एक नन्ही सी जान के इज्जत के साथ खेलकर, तो उसके लिए। अरे अभी खोलकर तो देख, चल जल्दी कर। तभी अंश उस एनवेलोप को खोलता है तो उसमें एक लेटर होता है। अंश जब वो लेटर पढ़ता है, उस लेटर को पढ़ने के बाद अंश की आंखें फटी की फटी रह जाती है, तो वही उसका चेहरा पिला पड़ जाता है। अंश के ऐसे रिएक्शन देख आरव अंश के हाथों से वो लेटर लेकर उसे खुद भी पढ़ता है, पर उस लेटर को पढ़ने के बाद आरव भी बिल्कुल सदमे में चला जाता है। उन दोनों को ऐसे देखकर आर्यन उन दोनों से पूछता है, ये ऐसे चेहरे क्यों उतर गए हैं तुम दोनों के? अंश, आरव, दोनों में से कोई एक तो बताओ कि क्या है उसमें। तभी आरव बिल्कुल ब्लैंक होकर उन सब से कहता है, इट्स मेडिकल लाइसेंस कैंसलेशन लेटर। इसमें लिखा हुआ है कि अंश सर का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो गया है, तो वो अभी एज अ सर्जन किसी का इलाज नहीं कर सकते।
इसका मतलब उनका पूरा करियर खत्म हो गया। आरव की बात सुनते ही उन सब के पैरों तले की जमीन हिल जाती है। तो वही अंश को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी अंश अपने सदमे से बाहर आता है और फिर वो अद्वितीय पर भड़कते हुए उससे कहता है, नो, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल नहीं करवा सकते, और वो भी इतने जल्दी नहीं। आई एम डैम श्योर कि इसमें तुम्हारी कोई ना कोई चाल है और ये सब तुमने मुझे डराने के लिए ही किया है। धन्यवाद। एपिसोड 27, अंश का जेल में जाना। अद्वितीय ने किया उन लोगों के बर्बादी का ऐलान। तभी अद्वितीय अपनी टेढ़ी और सार्कास्टिक स्माइल के साथ अंश से कहता है, ओ राय भाई, तुझे अभी भी ये गलत फहमी हो रही है ये सब कुछ झूठ होने की। नहीं नहीं मिस्टर राठौर, ये कोई झूठ या सपना नहीं है, पर सच है। और रही बात मैंने ये इतने जल्दी कैसे किया, तो तू शायद भूल रहा है कि मैं हूं कौन। आई एम अद्वितीय वीर सिंह, और तेरे पास जितनी पावर नहीं है ना उतनी मेरे पास है। मतलब तू अभी भी मेरे आगे एक छोटा सा बच्चा ही है। तेरा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, जिसमें मुझे जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक बात और कि अब तू एक मामूली सा रेयांश सिंह राठौर है, कोई बेस्ट सर्जन नहीं, तो मुझसे ना इज्जत से बात करना। अद्वितीय की बातें सुनकर मायरा अपनी जहर में घुली हुई आवाज में रागिनी से कहती है, आपने बिल्कुल सच कहा था आंटी, ये सब कुछ उस लड़की नूर की वजह से ही हो रहा है। आज उसकी ही वजह से भाई का करियर खत्म हो गया। वो सच में बहुत मनहूस है हमारे लिए। अच्छा होगा अगर वो कहीं जाकर मर जा। इससे पहले कि मायरा अपना आखिरी शब्द पूरा करती, अद्वितीय मायरा के गाल पर एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ देता है और उस थप्पड़ की वजह से मायरा फर्श पर गिरती है। तभी अद्वितीय मायरा के बालों को अपनी एक मुट्ठी में पकड़ते हुए अपनी बेहद ही सर्द आवाज में उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके लिए ऐसा कुछ भी बोलने की? तुम्हारी बहन है ना वो, और कुछ घंटे पहले तो तुम्हारे दिमाग पर अपनी बहन के झूठे प्यार और केयर का बुखार चढ़ा हुआ था ना। ... तो अब क्या हुआ? उतर गया वो बुखार तुम्हारे सिर से, जो अपनी ही बहन के मरने की दुआ कर रही हो, और वो भी उस इंसान के लिए जिसने उस मासूम सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो। जहां तुम्हें अपनी बहन का साथ देना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, तो उसके बदले में तुम खुद उसका बुरा होने की विश मांग रही हो। आयर डमगिर, यू नो व्हाट, तुम ना बहन के नाम पर एक काला धब्बा हो। अरे ऐसी बहन होने से अच्छा ना भगवान किसी को बहन ही ना दे। अगर आज उस बच्ची के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। वक्त रहते अगर तुम वो सब रोकती और अपनी बहन का साथ देती तो इनमें से कोई कुछ भी नहीं कर पाता, पर तुमने मरने के लिए छोड़ दिया उस मासूम को अकेले। पर कोई बात नहीं, अभी वो बिल्कुल भी अकेले नहीं रहेगी और तुम लोगों की मनहूस परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा मैं उस बच्ची पर। अद्वितीय की बात सुनकर अंश बौखलाते हुए उससे कहता है, नो यू कांट टेक हर वे, मैं उसे अपने आप से अलग नहीं जाने दूंगा। बचपन से साथ है वो मेरा जुनून है वो, और तुम उसे मुझसे ऐसे ही छीन नहीं सकते। तभी अद्वितीय हंसते हुए अंश से कहता है, ओह दैट्स सो ट्राई मी, और एक बात, मुझसे बात करते वक्त ना अपनी आवाज हमेशा नीची रखना, क्योंकि मेरे आगे अपनी आवाज ऊंची करने की किसी की ना ही औकात है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है। नूर तेरा जुनून है, जिस पर तू जब जैसे मर्जी वैसे हावी हो जाएगा और उसे यूज करेगा। हाँ, वो तेरा कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ तू खेलेगा, और अब वो तेरे पास कभी भी नहीं आएगी, और मैं खुद इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी अंश थोड़ा अकड़ते हुए अद्वितीय से कहता है, नहीं तुम उसे अपने पास नहीं रख पाओगे, क्योंकि उसे मेरी आदत है। वो बचपन में मेरे साथ ही रही है। उसका खाना पीना सोना सब कुछ मैं ही करता था, यहाँ तक कि उसे नहलाता भी मैं ही था, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? तभी अंश की बात को काटते हुए अद्वितीय उससे कहता है, उसकी चिंता तू मत कर, वो मैं देख लूंगा, पर अभी के लिए तू अपना सोच कि जो गुनाह तूने किया है उससे कैसे बचेगा। हाथ तभी अद्वितीय दरवाजे की तरफ देख कहता है, अंदर आ जाइए। तभी वहां कुछ कॉप्स आते हैं और उनके साथ मुंबई सिटी का एसपी ऑफिसर भी होता है। उन्हें हॉस्पिटल में देखकर अंश के साथ साथ वो सब लोग घबरा जाते हैं। तभी आर्यन कॉप्स की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, आप लोग, आपको यहाँ किसने बुलाया? तभी ऑफिसर एसपी आर्यन से कहता है, हम यहाँ मिस्टर अद्वितीय सिंह के कहने पर आए हैं। उन्होंने मिस्टर रेयांश सिंह राठौर के खिलाफ एक नाबालिग लड़की का रेप और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करने की कंप्लेंट फाइल की है। तभी अथर्व आग उगलते हुए ऑफिसर से पूछता है, कोई प्रूफ है क्या आपके पास? या फिर अथर्व अद्वितीय को घूरते हुए ऑफिसर से कहता है, किसी के सिर्फ कहने पर ही आप ऐसे यहाँ मुंह उठाकर आ गए। तभी वो ऑफिसर अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में अथर्व से कहता है, मिस्टर सिंघानिया अपनी जबान संभालकर बात करिए। माना कि आपके पास पैसे का पावर है, पर अगर आप एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर वो भी एसपी से ऐसे बदतमीजी से बात करेंगे तो मुझे मिस्टर राठौर के साथ साथ आपको भी जेल में डालना होगा। अब रही बात प्रूफ की, तो हम लोग बिना किसी प्रूफ के यहाँ नहीं आए हैं, हमारे पास सभी प्रूफ है।
तभी वो ऑफिसर अथर्व को कुछ वीडियो दिखाता है और कहता है आपको प्रूफ देखना है ना, तो लीजिए देखिए। अथर्व वो वीडियो देखता है जिसमें अंश ने नूर पर कैसे कैसे टॉर्चर किए हैं ये सब दिख रहा था। वो वीडियो देखकर अथर्व के चेहरे के सारे रंग ही उड़ गए थे। तभी अथर्व अंश और उन सब की तरफ देखता है जो अभी सिर्फ उसकी तरफ ही देख रहे थे। उन्हें देखते ही अथर्व अपना सिर हिलाता है जिसे देख सबके पसीने छूटने लगते हैं। तभी ऑफिसर अथर्व के हाथ से अपना फोन लेते हुए अपनी तीखी आवाज में उससे कहता है देख लिया आपने, या अभी भी कोई और सबूत चाहिए। तभी अथर्व अपनी मोटी बुद्धि लगाते हुए ऑफिसर से कहता है ये सिर्फ टॉर्चर वाली वीडियो है, पर इसमें कहीं भी ये नहीं दिखाया है कि अंश ने नूर का रेप किया है। तभी अद्वितीय अथर्व की बात को काटते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है अरे देख, तूने खुद इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि मैंने अब तक इन्हें लड़की का नाम नहीं बताया था। पर तूने लड़की का नाम बता दिया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस घटिया इंसान ने सच में उस बच्ची का रेप किया है, और ये बात तुम सबको पता है, पर तुम लोग इसे जेल भेजने की जगह इसे बचा रहे हो। शेम ऑन यू पीओएस। अभी रही बात रियल प्रूफ की, तो प्रूफ भी कल तक मिल जाएगा। पर अद्वितीय ऑफिसर की तरफ देखते हुए उससे कहता है अभी के लिए आप इस इंसान अंश को, उस मासूम सी बच्ची को इतना दर्द देने के लिए, उसे टॉर्चर करने के लिए सलाखों के पीछे तो डाल ही सकते हैं ना। तभी ऑफिसर अद्वितीय से कहता है हाँ, हमारे पास प्रूफ है, तो हम मिस्टर राठौड़ को, एक अंडरएज लड़की को टॉर्चर करने के जुर्म में अरेस्ट कर सकते हैं। तभी ऑफिसर उनके साथ मौजूद कुछ कांस्टेबल से कहता है गो एंड अरेस्ट हिम। तभी अंश उस ऑफिसर से कहता है यू कांट अरेस्ट मी ऑफिसर, क्या आप जानते नहीं हैं मुझे? मैं रातों रात आपको आपकी ड्यूटी से हटा सकता हूं। तभी अद्वितीय अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ अंश से कहता है अरे बड़ा ही जिद्दी है तू, मैंने तुझसे कहा तो सही कि अभी तू एक मामूली सा इंसान है, तो ऐसे में तेरा पावर अब तेरे काम नहीं आएगा। जैसे मैंने तुझसे तेरा करियर छीना है ना, वैसे ही एक एक करके सब कुछ छीन लूंगा और तुझे और तेरे साथ साथ इन सबको भी सड़क पर लाकर खड़ा करूंगा। ये मेरा अद्वितीय वीर सिंह का वादा है तुझसे, और तुझे तो पता ही होगा ना कि अद्वितीय अपने वादों को और अपनी दुश्मनी को पूरे दिल से निभाता है। अभी तो मैंने तुझसे वादा भी कर लिया, और रही हमारी दुश्मनी की बात, तो ये तभी हो गई थी जब तूने उस बच्ची के साथ इतनी घटिया हरकत की। अभी तू मेरा कहर देखेगा बेटा। तभी अद्वितीय उन कांस्टेबल से कहता है अभी लेकर जाइए इसे मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं खुद इसे यही मार दूंगा। अद्वितीय की बात सुनकर रागिनी बहुत डर जाती है और फिर अंश को अपने गले से लगाते हुए कहती है नहीं, तुम लोग मेरे बेटे को कहीं नहीं ले जा सकते, मैं मेरे अंशु को कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में रागिनी से कहती है यू कांट स्टॉप देम मिसेस राठौड़, एंड वन मोर थिंग दैट आई वाई बी मेक श्योर कि आपके प्यारे से बेटे को ना तो बेल मिले और ना ही ये जेल से बाहर आए। तभी अद्वितीय अंश की तरफ देखता है और एक शैतानी स्माइल के साथ उससे कहता है हैव अ ग्रेट जर्नी मिस्टर रेयांश सिंह राठौड़। तभी वो दोनों कांस्टेबल अंश को वहां से लेकर जाते हैं, पर तभी अद्वितीय ऑफिसर को कुछ इशारा करता है और वो नील के साथ बाहर जाता है। अब उस रूम में सिर्फ वो लोग थे और अद्वितीय उन सब की तरफ ही देख रहा था। तभी ईशान अपनी गुस्से भरी नजरों से अद्वितीय की तरफ देख उससे पूछता है क्या मिला आपको मेरे भाई को जेल में भेजकर, और जिस लड़की के लिए आप ये सब कर रहे हो वो लगती क्या है आपकी? क्योंकि जितना मुझे पता है कि आप कोई भी काम बिना अपने फायदे के नहीं करते, तो उस लड़की को बचाने में आपका कौन सा फायदा है? तभी ईशान अपने घटिया से दिमाग को यूज करते हुए अद्वितीय से कहता है वेट, अभी मैं समझा कि आप ये इतना सब उसके लिए क्यों कर रहे हो, आप उसके मेंटल इलनेस का फायदा उठाकर उसके साथ। इससे पहले कि ईशान आगे कुछ और बोलता, अद्वितीय अपने काबू से बाहर हो जाता है और फिर ईशान के मुंह पर अपना एक ही जोरदार पंच देता है। अद्वितीय के पंच की वजह से ईशान का चेहरा दूसरी तरफ झुकता है, यहाँ तक कि उसकी नाक और मुंह से अभी खून भी निकलने लगता है। ईशान को ऐसे देख वो सब घबरा जाते हैं और अद्वितीय ईशान का कॉलर पकड़ते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे कहता है मैंने बोला था ना कि मैं तेरे भाई की तरह इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं, और रही बात उस बच्ची की, तो अभी बहुत छोटी है वो और मासूम भी, पर उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर तेरे भाई ने उससे उसकी इज्जत ही छीन ली। मैं उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं क्योंकि शी इज वेरी वेरी स्पेशियल टू मी, और ये बात तुम जैसे मतलबी लोगों को नहीं समझेगी जो सिर्फ अपने बदले के लिए उस बच्ची के साथ किसी जानवर से भी बुरा बिहेव करते थे। अभी तो सिर्फ तेरा भाई जेल गया है, पर आगे देख और क्या क्या होगा तुम लोगों के साथ। मैं तुम लोगों की लाइफ नर्क से भी बदतर बना दूंगा, समझे? स्टार्ट योर काउंटिंग बिकॉज योर गाइज हैव नो टाइम लेफ्ट इन योर हैंड्स। इतना कहते ही अद्वितीय ईशान को नीचे फर्श पर धकेलता है और फिर वहां से बाहर आता है। बाहर वो ऑफिसर नील के साथ अद्वितीय का ही इंतजार कर रहा था। तभी अद्वितीय उन दोनों के पास आता है और उस ऑफिसर को हक करते हुए उससे कहता है थैंक यू सो मच यश भाई मेरे एक फ़ोन कॉल पर यहाँ आने के लिए, बट आप इस बारे में यूवी भाई से कुछ मत बोलना,
वरना वो बेकार में परेशान हो जाएंगे। वक्त मिलते ही मैं सब कुछ उन दोनों को बता दूंगा। प्रॉमिस। असल में यश एक एसपी होने के साथ साथ यूवी का बेस्ट फ्रेंड भी है। तभी यश अद्वितीय के एक कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहता है, डोंट वरी एपिसोड एम्प, मैं तेरे उस खड़ूस भाई को कुछ भी नहीं बताऊंगा, बट आई शो ना कि तुझे इस केस को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसमें एक नाबालिग लड़की के रेप की बात भी है। ऐसे में अगर तुझे केस आगे बढ़ाना है तो उसके लिए तुझे उतना ही रेडी रहना होगा। तभी अद्वितीय यश से कहता है, डोंट वरी भाई, इस केस में मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, बट प्लीज ये केस ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो घटिया इंसान जेल से बाहर ही ना आ पाए। तभी यश अद्वितीय से कहता है, तू उसकी चिंता मत कर, मैं खुद देखूंगा, पर उस बच्ची का क्या जो इस केस की राय विक्टिम है। तभी अद्वितीय थोड़ी चिंता भरी आवाज में यश से कहता है, भाई इस वक्त बच्ची की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शी लॉस्ट हर मेमोरी एंड नाउ बिहेविंग लाइक अ 5 years old बेबी गर्ल। मुझे पता है ऐसे में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा, बट वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स अगेंस्ट दैट ब्लूडी पर्सन, और वो सबूत ही काफी है हमारे लिए उसे गुनहगार प्रूव करने के लिए। धन्यवाद। एपिसोड 28 राठौर फैमिली के असली इरादे और नूर के ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी अद्वितीय उठाएगा। अद्वितीय से कुछ बातें करने के बाद यश अद्वितीय से पूछता है, चैंप क्या वो बच्ची इस वक्त इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। तभी अद्वितीय अपनी इमोशनलेस आवाज में यश से कहता है, हाँ भाई वो यही है, और जितना मैंने देखा उसे चेक किया उस पर से मैं आपको बता सकता हूँ कि उसकी हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन जल्लादों और स्पेशली उस दरिंदे ने बहुत बुरी तरह से मारा है उसे, और उसी वजह से उसकी पूरी बैक पर डिप वाउंड्स हो गए हैं। अभी उसका दिमाग पूरी तरह से बच्चों वाला हो चुका है, और जैसा हम सब जानते हैं कि बच्चे इतना दर्द इतनी तकलीफें कभी बर्दाश्त कर ही नहीं पाते। रो रो कर बहुत बुरा हाल बना लिया था बच्ची ने, तो मैंने उसे एक इंजेक्शन दिया था, उसी इंजेक्शन के इफेक्ट की वजह से सोई है बच्ची। तभी यश अद्वितीय का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है, चैंप क्या मैं एक बार उस बच्ची को देख सकता हूँ? मैं तुझसे वादा करता हूँ कि उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करूंगा, पर प्लीज सिर्फ एक बार ना। तभी अद्वितीय हंसते हुए यश से कहता है, आपको पता है ना, आप भी मेरे दोनों भाइयों की तरह हो, और मुझे पता है कि आप उसे कोई हार्म नहीं करेंगे, तो चलिए मैं आपको मेरे बेबी एंजल से मिलाता। नहीं अभी वो आपसे मिल नहीं पाएगी, बेबी सोई है ना। इस पर यश अद्वितीय से कहता है, अरे तो कोई बात नहीं, मैं उससे कल मिल लूंगा, अभी मुझे तेरे बेबी को देखना है बस। यश की बात सुनकर अद्वितीय के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है, और फिर वो तीनों नूर जिस रूम में थी उस रूम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो तीनों अंदर आते हैं तभी उनकी नजर नूर पर पड़ती है जो अब तक सो रही थी, तो वही आशा चुपचाप एक स्टूल पर बैठी हुई थी। तभी अद्वितीय आशा की तरफ देख उससे कहता है, अब आप जा सकती है। अद्वितीय का ऑर्डर मिलते ही आशा वहां से चली जाती है, तो वही अद्वितीय नूर के पास आकर बैठता है और फिर नूर के बालों पर पीछे से किस करते हुए उन दोनों से कहता है, ये है नूर, मेरी बेबी एंजल। वैसे तो नूर अभी भी अपने पेट के बल ही सोई हुई थी, पर उसका चेहरा एक तरफ होने की वजह से वो तीनों नूर के चेहरे को साफ साफ देख पा रहे थे। नूर का मासूम सा चेहरा देखकर यश और नील दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यश नूर की तरफ देख अपनी चिंता भरी आवाज में अद्वितीय से कहता है, ओ माई गॉड एपिसोड एम्प, शी लुक्स वेरी स्मार्ट इन हर एक्चुअल एज. ये बच्ची तो बहुत मुश्किल से 12-13 साल की लगती है और कितनी कमजोर भी लग रही है यार। बट मानना पड़ेगा ये बहुत ज्यादा क्यूट है, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह, और देख तो अभी भी इसके चेहरे पर इनोसेंस झलक रही है। ऐसे में कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है, और वो भी इस छोटी सी जान के साथ। चैंप तूने बहुत अच्छा काम किया उन सब का पर्दाफाश करके, उन लोगों को थोड़ी सी भी दया नहीं आई इस बच्ची पर। खैर उन सबको उनकी सजा तो मिलेगी, पर उस रेयांश को तो उम्र भर जेल में सड़ाऊंगा मैं, तभी उसे पता चलेगा कि किसी लड़की और उस पर इतनी छोटी और मासूम सी बच्ची के इज्जत के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। चल अभी तू इसका ध्यान रख, मैं चलता हूँ। इतना कहकर यश एक बार अद्वितीय को हक करता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी नील अद्वितीय की तरफ देख उससे पूछता है, सर आपने यश सर को वो बात क्यों नहीं बताई जो इस केस को और भी स्ट्रांग बना सकती है। तभी अद्वितीय पूरी तरह से ब्लैंक होकर नील से कहता है, ये मैं खुद हैंडल करूंगा नील, और उन सब का असली चेहरा भी तो मुझे नूर के आगे लाना होगा ना, ताकि उसे भी तो पता चले कि जिसे वो अपना सबसे करीबी मानती है वो इंसान कैसे उसे अपने मतलब के लिए यूज कर रहा था। इस बच्ची को तो पता ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे उस हैवान ने क्या क्या चालें चली है। कोई बात नहीं, जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तभी इसे रेयांश का असली चेहरा पता चलेगा, तब तक के लिए कोई उसके बारे में बेबी के आगे बात नहीं करेगा। नील बस अपना सिर हाँ में हिलाता है। वही दूसरी तरफ उस रूम में जहां सब लोग मौजूद थे, आर्यन ईशान और अथर्व की तरफ देख उनसे कहता है, बच्चों जाओ मायू और सारा को घर छोड़ दो, बाकी हम दोनों देखते हैं कि अंश को बाहर कैसे लाए। जाओ। तभी आर्यन ईशान को अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है और वो समझ जाता है।
तभी ईशान उन तीनों अथर्व, सारा और मायरा से कहता है, हाँ चलो। ईशान की बात सुनकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी आर्यन आरव से कहता है, बेटा तुम भी जाओ, तुम्हें भी तो काम है ना। आरव भी वहां से चला जाता है और उसके रूम से बाहर जाते ही आर्यन झट से रूम का दरवाजा बंद करता है और रागिनी के पास आता है। तभी रागिनी रोते हुए आर्यन से कहती है, ये सब क्या हो रहा है आर्यन, और वो लोग कैसे हमारे बेटे को ले जा सकते हैं। उस अद्वितीय ने कहा कि वो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। हमारी पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी और सब कुछ उस नूर और मायरा के आगे आ जाएगा। एक बार के लिए नूर तो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, पर उस मायरा का क्या। अगर उसे पता चला कि हम सब ने इतने सालों से उसे एक दिखावे की दुनिया में रखा है और ये सब कुछ सिर्फ एक झूठ है तो क्या होगा। उस पागल को तो आज भी यही लगता है कि मेरा इशू उससे प्यार करता है, पर सच तो ये है कि इशू उससे नहीं उसके पैसों से प्यार करता है। पागल लड़की को तो ये भी नहीं पता कि आप जो बिजनेस चला रहे हो वो हमारा नहीं उसके बाप का है, क्योंकि हमने उसे अपने नाम पर किया हुआ है। नूपुर के मरने के कुछ ही दिनों बाद हमने कितनी चालाकी से अमे को भी उसके प्यारी बीबी के पास पहुंचा दिया और उसको सुसाइड का नाम दे दिया। अब तक किसी को भी ये बात पता नहीं चली कि अमे की मौत के पीछे हमारा सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे हम ही थे। तभी आर्यन रागिनी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ मेरा बिजनेस तो कब का डूब गया था, पर मेरे पास था ना मेरे जिगरी दोस्त का बिजनेस, तो उसे हथियाने के लिए उसे मरना तो था ही। मायरा को अब तक ये भी नहीं पता कि उसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो इशू ने अपने नाम करा ली, और रही बात उस नूर के नाम पर रखी प्रॉपर्टी की, तो वो अंश ने बहुत ही चालाकी से कब का अपने नाम करा ली थी और उसका आधे से भी ज्यादा पैसा इस हॉस्पिटल में लगा हुआ है। वो तो उसे एक पेपर पर अभी भी नूर की साइन चाहिए और शायद इसीलिए वो फिर से अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। उन लड़कियों के पागल चाचा चाची को आज भी लगता है कि उनके पास जो पेपर्स है वो असली है, जबकि प्रॉपर्टी के असली पेपर्स तो अंश के नाम पर है, जो उसने बहुत स्मार्टली चेंज कर दिए थे। तभी रागिनी कहती है, सब कुछ दिखावा था। मेरे दोनों बेटों ने मिलकर उस मायरा के दिल में उसकी ही बहन के लिए इतना जहर भर दिया कि आज उसे उसकी बहन से कहीं ज्यादा प्यारे उसके अंश भाई और इशू लगते हैं। अंश ने हमेशा मायरा के आगे दिखावा किया ताकि मायरा को ये लगे कि वो नूर से बहुत प्यार करता है, पर मानना पड़ेगा अंशु ने नूर के साथ अपनी नफरत खूब निभाई जिसमें उसने कोई दिखावा नहीं किया। क्योंकि मेरा अंशु अगर नूर से सच में प्यार करता ना तो वो कभी उस लड़की को घर से बाहर नहीं फेंकता जब उस लड़की को सच में किसी की जरूरत थी। मुझे पता है उन तीनों मायरा, अथर्व और सारा की नजरों में अच्छा बनने के लिए वो कुछ भी करेगा, और उसने किया भी। वहां दरगाह पर गया और अपने झूठे प्यार का दिखावा करके आ गया, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान ने अंश की झूठी प्रार्थना कैसे सुन ली, या फिर किसी और ने उस पागल के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की और उसी की वजह से उस पागल की जान बच गई। इस पर आर्यन रागिनी से कहता है, जाने दो, इससे हमें क्या। पर हमें अभी अपने बेटे को कैसे भी करके बाहर निकालने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अंश अगर बाहर नहीं आया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले हमें उस अद्वितीय को हमारी लाइफ से बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर उसे हमारा सच पता चला ना तो वो हमें चैन से जीने नहीं देगा। मैं अपने लॉयर को फोन करता हूँ, हमें कुछ भी करके अंश को बाहर निकालना होगा। हम ऐसे ही हमारे हाथों से सब जाने नहीं दे सकते, ऐसे तो हम सब की उन चारों की इतने सालों की मेहनत पानी में मिल जाएगी और मैं ये किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। इधर नूर के रूम में अद्वितीय नूर के पास आता है और नील से कहता है, नील मैंने तुझे एक ड्रेस लाने के लिए बोला था तो तू लेकर आया ना वो। तभी नील अद्वितीय को एक पेपर बैग पकड़ाते हुए उससे कहता है, हाँ ये रही सर, बट आप इसका करेंगे क्या। तभी अद्वितीय नील की तरफ देख अपनी सार्केस्टिक स्माइल के साथ उससे कहता है, तुझे पता नहीं मैंने ये अपने लिए मंगवाई है, क्योंकि मैं इस ड्रेस को पहनने वाला हूँ। अद्वितीय की बात सुनकर नील की आंखें बड़ी बड़ी होती है और वो अद्वितीय की तरफ देख उससे कहता है, पर ये तो एक लेडीज ड्रेस है सर, तो आप इसे कैसे। तभी अद्वितीय अपना सिर पकड़ते हुए फ्रस्ट्रेटेड आवाज में कहता है, हे भगवान, आपको क्या मेरे ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आई, जो इस नील कार्टून को मेरा पा बना दिया। तभी अद्वितीय नील को अपनी तेज नजरों से घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, नील अपना दिमाग क्या तू घर पर छोड़कर आता है, जो ऐसी पागलों जैसी बातें करता है। तुझे सच में लगता है कि मैं ये लड़कियों के कपड़े पहनूंगा, क्यों। मेरे पास कपड़ों का अकाल पड़ गया है, या फिर आज के बाद कोई लड़कों वाले कपड़े मार्केट में आएंगे ही नहीं। इडियट बॉय, मैंने ये ड्रेस मेरी बेबी एंजल के लिए मंगवाई है, क्योंकि मैं उसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मैं इस मासूम को उन लोगों के पास नहीं छोड़ सकता, वो जान ले लेंगे इस बच्ची की। अभी तू जा और बाहर नज आशा होंगी उन्हें अंदर भेज दे। नील अपना सिर हिलाता है और बाहर जाता है। अगले कुछ ही सेकंड्स में नज आशा अंदर आती है और अद्वितीय से पूछती है, ये सर, आपने मुझे बुलाया।
तभी अद्वितीय अपनी प्लेन आवाज में आशा से कहता है, हाँ, क्या आप बेबी के कपड़े चेंज कर देगी? अद्वितीय का सवाल सुनते ही आशा अद्वितीय से कहती है, मुझे माफ करिए सर, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर आप इस बच्ची को कहाँ लेकर जा रहे हैं और वो भी इस हालत में? तभी अद्वितीय नूर की तरफ देख आशा से कहता है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और रही बात इसके ट्रीटमेंट की तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं खुद देखूंगा। अगर मैंने फिर से इस बच्ची को उन लोगों के बीच में छोड़ा तो पता नहीं वो इस मासूम के साथ और क्या करेंगे। मैं ये इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकता, तो आज के बाद वो मेरे साथ ही रहेगी। आप जल्दी पर संभाल कर बच्ची के कपड़े चेंज कर दीजिए, मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ। आशा अपना सिर हाँ में हिलाती है और अद्वितीय नूर के बालों पर किस करता है और फिर रूम से बाहर चला जाता है। धन्यवाद। एपिसोड 29 अंश का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा और अद्वितीय की शर्त। अद्वितीय जब नूर के रूम से बाहर आता है तभी उसे एक फोन कॉल आता है जो यश का ही था। तो अद्वितीय यश का फोन उठाता है और यश आगे से जो भी अद्वितीय को बताता है उसे सुनकर अद्वितीय के फेस एक्सप्रेशन और भी सख्त हो जाते हैं और वो आगे यश से कहता है, ठीक है भाई, आप नीचे ही वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर अद्वितीय फोन कट करता है और फिर नील की तरफ देख उससे कहता है, नील तू यही रह, मैं अभी थोड़ी देर में नीचे से आता हूँ, तब तक ध्यान रखना मेरी बेबी एंजल का। तभी नील अद्वितीय से कहता है, आप बेफिक्र होकर जाइए सर, मैं यही हूँ। तभी अद्वितीय सीधे लिफ्ट की तरफ जाता है और फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर आते हुए अद्वितीय सीधे पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ता है। अद्वितीय जैसे ही वहां पहुंचता है तभी उसकी नजर वहां खड़े अंश पर पड़ती है जो अभी वहां यश और बाकी 2 ऑफिसर के साथ मौजूद था। उसे देखते ही अद्वितीय गुस्से में आग उगलते हुए उन लोगों से पूछता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? आप लोग अब तक इसे लेकर नहीं गए, क्यों? तभी यश अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, प्लीज कैम डाउन मिस्टर सिंह एंड लिसन टू मी। असल में मिस्टर राठौड़ को आपसे कुछ बात करनी थी, एक आखिरी बार, तो इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। तभी अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में उनसे कहता है, इतना कुछ देखने के बाद अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? मुझे कोई बात नहीं करनी इस इंसान। तभी अंश अद्वितीय की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, प्लीज सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मेरे साथ जो भी करना है वो आप कर सकते हो। तभी अद्वितीय अपनी सार्केस्टिक स्माइल के साथ उससे कहता है, अरे वाह, तेरी पूरी टोन ही चेंज हो गई, तू इतनी जल्दी चेंज होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ग्रेट एक्टिंग मिस्टर राठौड़, पर अफसोस कि मैं तेरी इस एक्टिंग को बखूबी जानता हूँ। यही एक्टिंग करके तूने उस बच्ची को यूज करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कराई थी ना, और अभी मेरे आगे भी एक्टिंग ही कर रहा है। मैं तेरे इस जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, समझा? इतना कहकर अद्वितीय वहां से जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी अंश अद्वितीय से कहता है, नूर की जान को खतरा है सर, वो लोग उसे मार डालेंगे। अंश की बात सुनते ही अद्वितीय के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो अंश की तरफ देखता है। तभी अद्वितीय अपनी प्लेन पर थोड़ी डरी हुई आवाज में अंश से पूछता है, क्या बोला तूने ना? नूर की जान को खतरा है, पर किससे बता? तभी अंश रोते हुए अद्वितीय से कहता है, मेरे माँ बाप और भाई तीनों मिलकर नूर को मारना चाहते हैं। वो तो नूर के एक छोटे से साइन के लिए रुके हुए हैं जो मुझे उससे करानी है, पर जानबूझकर मैंने अब तक नूर से वो साइन नहीं लिए, इसीलिए आज तक वो जिंदा है, वरना वो लोग कब का उसे भी। तभी अद्वितीय क्यूरियस होकर अंश से पूछता है, उसे भी मतलब उन्होंने पहले किसी को मारा है? अंश सिर्फ अपना सिर हिलाता है, जिसे देखकर अद्वितीय शॉक्ड होकर उससे पूछता है, किसे? तभी अंश रोते हुए अद्वितीय से कहता है, अमे पापा, नूर और मायू के पापा। अंश की बात सुनते ही वहां मौजूद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी अंश आगे अद्वितीय को बताता है, मेरे डैड को हमेशा ही बिजनेस में लॉस होता था और उसी के चलते उनका पूरा बिजनेस डूब गया था, तभी अमे पापा का बिजनेस हथियाने के लिए उन्होंने उन्हें मार दिया। उस वक्त मैं भी बहुत छोटा था और मुझे डर था कि कहीं मेरी एक गलती के वजह से वो नूर को कोई चोट ना पहुंचाए। मैंने हमेशा से उन्हें जैसा चाहिए था वैसा किया, दिखावे के लिए ही सही पर किया। मैंने उनके आगे तो नूर की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी, पर उन्हें अब तक ये बात नहीं पता कि मैंने चुपके से वो सारी प्रॉपर्टी फिर से नूर के नाम करा दी है, जिसके रियल पेपर्स मेरे पास है। उनको शायद लगता होगा कि मैंने ये हॉस्पिटल उसी पैसों से खड़ा किया है, पर गॉड स्वयं मैंने नूर की प्रॉपर्टी का एक भी पैसा यहाँ खर्चा नहीं किया। मैंने हमेशा ही अपने पेरेंट्स और भाई को ये यकीन दिलाया कि मैं उनके जैसा हूँ जो उस बच्ची को अपने मतलब के लिए यूज करता है, पर सिर्फ मैं और मेरा दिल ही जानता है कि मैंने कभी अपने दिल से उसके मरने की दुआ नहीं की। मैंने नूर के लिए जितनी भी दुआएं मांगी थी वो सच्चे दिल से मांगी थी, उनमें कोई भी दिखावा या झूठ नहीं था। मैं तो बस इसी बात से डरता था कि कहीं मेरी वजह से उस बच्ची को अपनी जान ना गंवानी पड़ जाए।
मैंने आज थोड़ी देर पहले आपसे रूम में जितनी भी बदतमीजी की थी वो भी सब एक दिखावा ही था, ताकि उन्हें ये यकीन हो जाए कि मैं आज भी वही अंश हूं जिसे वो लोग देखना चाहते हैं, और उसीलिए मैंने आपकी भी इंसुटी की, पर मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था सर। मुझे पता है आपके आगे मैं कुछ भी नहीं हूं। जब आपने मेरा लाइसेंस कैंसिल करवाया तभी मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो कुछ भी मैंने उस बच्ची के साथ किया है ना, उसके बाद तो मुझे सबसे दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए। जब आपने मुझे बोला था कि आप नूर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तब सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे हुई थी। क्योंकि नूर की इस वक्त जो हालत है, इसमें उसे बहुत ज्यादा प्यार और केयर की जरूरत है, जो मैं चाहकर भी उस बच्ची को नहीं दे सकता। मैं अपने फैमिली के आगे नूर के साथ नहीं रह सकता। उनकी 24 गुना 7 नजर रहती है मुझ पर, और वैसे भी मैं नूर को डिजर्व ही नहीं करता। वो सच में एक एंजल है और मैं एक फुकिंग ब्यूटी क्रिमिनल। आप प्लीज उस बच्ची का बहुत ध्यान रखना। अभी तो वो 5 साल की बन गई है, और जब ये शैतान छोटी थी ना, मैं बता रहा हूँ आपको, वो बहुत ड्रामेबाज थी। हर वक्त मस्ती, और ना वो कुछ भी अपने हाथ से नहीं करेगी। आपको उसको सुबह उठाने से लेकर रात को सुलाने तक के सारे काम खुद करने होंगे। उसको खाना खिलाना, सुलाना, और यहाँ तक कि उसे बात भी आपको ही देना होगा। वो किसी और को अपने पास आने ही नहीं देगी। तभी अंश के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो रोते हुए अद्वितीय से कहता है, मैंने दिखावे के लिए उस बच्ची को टॉर्चर तो किया ही, पर उस दिन अपने गुस्से में आकर उसके साथ वो सब कुछ भी कर दिया। तभी अंश अपने घुटनों पर बैठता है और जोरों से रोने लगता है। आई रैप एड, मैंने उसके साथ वो क्यों? तभी वो अद्वितीय के आगे अपने हाथों को जोड़ते हुए उससे कहता है, प्लीज कीड मी सर, मैं इस गिल्ट के साथ अभी और नहीं जी सकता। प्लीज मार डालिए मुझे जीने का कोई हक नहीं है, और वैसे भी मैंने उस छोटी सी बच्ची के साथ जो भी किया है वो अभी ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसे में मुझे मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। आई डिजर्व डेथ ऑन वाई डेथ। अंश खुद को कोस रहा था और रो रहा था। वही पहली बार अद्वितीय को अंश की आंखों में कोई दिखावा नहीं पर सच्चाई दिखाई दे रही थी, जो उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। इससे पहले कि अद्वितीय आगे कुछ बोलता, उसकी नजर अंश पर पड़ती है, जो अभी अपने घुटनों पर बैठे बैठे ही धीरे धीरे अपने होश खो रहा था। अंश को पीछे की तरफ गिरता देख अद्वितीय तुरंत अंश का एक हाथ पकड़ता है और खुद भी अंश के आगे बैठकर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से अंश का सिर अद्वितीय के कंधे पर पड़ता है। और जब अद्वितीय अंश की तरफ देखता है, तब तक अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अंश को बेहोश देख अद्वितीय अंश के एक गाल को टैप करते हुए उससे कहता है, हे वेक अप बॉय अंश। तभी अद्वितीय अंश की पल्स चेक करता है और फिर ऑफिसर की तरफ देख उससे कहता है, पानी लाइए। तभी एक ऑफिसर उनकी जीप में पड़ी पानी की बोतल अद्वितीय को लाकर देता है। तभी अद्वितीय उस बोतल से थोड़ा पानी अंश के चेहरे पर छिड़कते हुए उससे कहता है, अंश उठ यार, क्या बच्चों की तरह कर रहा है, उठ जा। अद्वितीय थोड़ी और कोशिश करता है और फिर अंश अपनी पलकें झपकाता है और धीरे से अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही अंश अपनी आंखों को खोलता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फिर से रोने लगता है। तभी अद्वितीय इधर उधर अपनी नजर दौड़ाता है और उसकी नजर एक बेंच पर पड़ती है। तभी अद्वितीय अंश का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, चल मेरे साथ। इतना कहकर अद्वितीय अंश को खड़े होने में हेल्प करता है और फिर उसे वहां लेकर जाता है। अद्वितीय अंश को अपने हाथ से इशारा करते हुए उससे कहता है, बैठ। अद्वितीय की बात मानते हुए अंश चुपचाप अपना सिर झुकाए वहां बैठ जाता है। तभी अद्वितीय भी अंश के पास बैठता है और फिर अंश से कहता है, देख मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जितना तुझे खुद को पता है कि तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, वो भी एक मासूम सी बच्ची के साथ जबरदस्ती करके, और अभी तुझे उसकी सजा भी मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। जैसा मैंने रूम में ही कहा था कि तू जेल तो जाएगा, पर अभी तूने खुद ये सब अपने मुंह से कबूल किया है, और तुझे अगर अपनी गलती का सच में पछतावा है तो तुझे उसे प्रूव भी करना होगा। बोल करेगा? तभी अंश बिना कुछ सोचे समझे अद्वितीय से कहता है, हाँ सर, आप मुझे जो भी करने के लिए बोलेंगे वो मैं करूंगा, फिर वो चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी हो। तभी अद्वितीय अपनी प्लेन आवाज में उससे कहता है, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। अच्छा, तो तेरी सजा ये होगी कि तू अभी जेल में जाएगा, और जैसे कि तूने सब कबूल किया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुझे कोई बहुत ज्यादा सख्त सजा ना हो, पर कोर्ट तुझे जो भी सजा देगा तुझे उसे पूरा करना होगा। तेरी सजा पूरी होते ही तेरा पहला काम होगा तेरे डैड का पूरा बिजनेस टेक ओवर करने का। तुझे वो सब अपने नाम पर करना होगा, क्योंकि उस बिजनेस पर उनका कोई हक नहीं है। तू तेरे हॉस्पिटल की चिंता मत कर, मैं इसे अपने अंडर ले लूंगा ताकि तेरी मेहनत वेस्ट ना हो, पर उसके बदले मेरी एक शर्त है जो तुझे माननी होगी। तभी अंश अद्वितीय से पूछता है, कैसी शर्त सर, आप बोलिए। तभी अद्वितीय अपनी नफरत भरी आवाज में अंश से कहता है, मैं तेरे माँ बाप और तेरे भाई को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा और तू उसके बीच में नहीं आएगा, और अब से तेरा नूर पर कोई हक नहीं है। जिस दिन तूने उसके साथ वो गंदी हरकत की, उसी दिन तेरा हक उस पर खत्म हो गया। तो आज के बाद तू नूर की लाइफ में वापस नहीं आएगा।
बच्ची की पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, तो तू उससे 10 हाथ दूर ही रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तेरी फैमिली को उनकी असली जगह दिखाने में तुझे मेरा साथ देगा होगा, तो बोल क्या तू मेरा साथ देगा? तभी अंश अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहता है, हाँ सर, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं नूर पर कभी अपना हक नहीं जताऊंगा। रही मेरे सो कॉल्ड फैमिली की बात, तो मैं खुद उनसे बदला लेना चाहता हूं सर, पर डर लगता है कि कहीं मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से वो नूर को कोई हार्म ना पहुंचा दे। आप नूर का ध्यान रखेंगे ना और उसे कुछ नहीं होगा ना? तभी अद्वितीय अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ अंश से कहता है, डर मत, जब तक मैं हूं तब तक कोई मेरी बेबी एंजल को छोटी सी खरोच भी नहीं पहुंचा सकता, तू बेफिक्र रह। अंश अपना सिर हिलाता है, पर तभी उसे कुछ और याद आता है और वो अद्वितीय से कहता है, सर, नूर के चाचा चाची भी मेरे पेरेंट्स की तरह नूर के पीछे पड़े हुए हैं और वो प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उन लोगों ने ही नूर को एक हैवी ड्रग दिया है, जिसकी वजह से उस बच्ची की हालत अभी इतनी खराब हो चुकी है। मेरे पेरेंट्स भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे मुझे जेल से बाहर निकालने की, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि कुछ भी करके मेरी बेल मत होने दीजिए, वरना मुझे फिर से ना चाहते हुए भी उनका साथ देना होगा और उस मासूम के साथ दिखावा करना होगा। प्लीज सर, मेरी बेल रोक देना। तभी यश अंश से कहता है, उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा, पर तुम अपना डिसीजन चेंज मत करना वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अंश अपना सिर हिलाता है और तभी अद्वितीय अंश से कहता है, जा और अपनी सजा पूरी करके वापस आ। आई वाई बी हियर फॉर हेल्पिंग यू व्हेन इट कम्स टू अ नूर एंड हर सेफ्टी। नूर अब से मेरे साथ मेरे घर में रहेगी, तो उसके अकेले रहने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं पूरा ध्यान रखूंगा उस बच्ची का, पर तू भूलना मत कि अब तू मेरे साथ है और जेल से बाहर आते ही तुझे वो सब संभालना है और नूर को मैं संभालूंगा। आज से नूर मेरी है, वो मेरे दिल का टुकड़ा नहीं, मेरा पूरा दिल है। अंडरस्कोर। मैं आप सबको एक बात सीधे और साफ शब्दों में बता रही हूं, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स पढ़े हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। हाँ, तो आप सबने अब तक पूरी स्टोरी नहीं पढ़ी और ना ही मेरी स्टोरी ज्यादा आगे बढ़ी है, तो ऐसे में प्लीज अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो यार। राइटर को जैसा लिखना है वैसे वो लिखेगा ना। अभी उस पर मैंने किसके साथ क्या किया क्या नहीं, ये सब आपको वक्त आने पर पता चलेगा, तो अभी आपका कुछ भी कहना शायद गलत हो जाए। मैंने आप सबको बोला भी था कि मैं अंश को विलेन नहीं बनाऊंगी, तो मुझ पर थोड़ा भरोसा रखते ना। अगर मेरी उल्टी सीधी स्टोरी किसी के समझ में नहीं आ रही तो आपकी इच्छा, आपको आगे पढ़नी है या नहीं, पर बेकार के कमेंट्स मत किया करो। और वैसे भी मैं अपने मन से लिखती हूँ, किसी के दबाव में आकर नहीं, जो एकदम से मेरी स्टोरी चेंज हो जाएगी। जैसे मेरी स्टोरी का प्लॉट है वैसे ही मेरी स्टोरी आगे बढ़ रही है, इसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। तो मैं अभी भी आप लोगों से यही कहूंगी कि आप मेरी स्टोरी को पूरा ना सही तो आधा तो होने दे, और फिर बोलिए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी। तब तक के लिए लेट मी डू माई वर्क प्लीज। धन्यवाद। एपिसोड 30, क्यूट बेबी नूर अदू के साथ पैराडाइज जाएगी। तभी यश उन दोनों ऑफिसर को इशारा करता है और वो दोनों अंश को वहां से लेकर जाते हैं। उनके वहां से जाते ही अभी वहां सिर्फ अद्वितीय और यश ही होता है। तभी यश अद्वितीय से पूछता है, चैंप, तुझे इन सब झोलझाल के बारे में पता होगा ना, और तूने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तभी अद्वितीय यश से कहता है, आई एम सॉरी भाई, बट वो सब मैं खुद हैंडल करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। सॉरी ना। यश अपना सिर हिलाता है और फिर अपनी सीरियस आवाज में अद्वितीय से पूछता है, पर तू अभी श्योर है कि उस अंश ने अभी हमारे आगे जो कुछ भी कहा है वो सच है? इस पर अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में यश से कहता है, अद्वितीय वीर सिंह, लोगों की आंखों में देखकर उनकी सच्चाई जान जाता है भाई, और जितना मैं अब तक देख पाया हूं उससे मैं आपको ये बहुत क्लियरली बता सकता हूं कि इस बार अंश ने कोई झूठ नहीं बोला। उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा देख रहा था मैं, और आपको भी पता है कि बात जब इंसान को परखने की होती है तब मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती और इस बार भी नहीं खाएगी। मैंने सिर्फ उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए एक चांस दिया है, तो एचसी की वो इस चांस को यूज करेगा या फिर इसका मिसयूज करेगा। उसने बताया कि नूर के साथ जबरदस्ती उसने अपने गुस्से की आग में जलकर की है, पर उसने वो की तो है ना। किसी भी लड़की के साथ ये सब होना बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, पर नूर तो एक बच्ची है जो अभी पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं है, और ऐसे में उसने मतलब उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह की कोई माफी नहीं होती, और उसके लिए ना मैं खुद कभी उसे माफ करूंगा और सच जानने के बाद ना नूर कभी करेगी। उसे सजा तो मिलेगी भाई, और जितना मुझे पता है कि इस खौफनाक जुर्म के लिए उसे कोई छोटी मोटी सजा तो नहीं मिलेगी, और ना मैं वो चाहता हूं। कोर्ट खुद उसे जो सजा देगी अंश को वो भुगतनी होगी, और इसमें मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। हाँ, जब वो अपनी सजा पूरी करेगा तब उसे एक चांस मिलेगा। आपको तो पता ही है ना कि मैं किसी को भी कभी दूसरा मौका नहीं देता, और अंश को भी नहीं मिलेगा।
मतलब आप ये समझ लीजिए कि अंश की आने वाली जिंदगी इस एक मौके पर टिकी हुई है, पर जो भी उसने नूर के साथ किया है उसके लिए उसे कभी माफी नहीं मिलेगी। तभी यश अद्वितीय से कहता है, ठीक है, अगर तुझे लग रहा है तो देखते हैं। चल अब मैं चलता हूँ, तेरी भाभी वेट कर रही होगी मेरा। इस पर अद्वितीय बिल्कुल छोटी सी स्माइल के साथ यश से कहता है, भाई भाभी को बोलना कि आई एम मिसिंग हर और वो मुझसे मिलने आए। तभी यश हंसते हुए अद्वितीय से कहता है, हाँ बाबा, मैं बोल दूंगा उसे और कल उसे अपने साथ लेकर आऊंगा ताकि वो उस क्यूट सी बेबी गर्ल से भी मिले। चल अब मैं चलता हूँ, तू अपना और उस बच्ची का ध्यान रखना। अद्वितीय बस अपना सिर हिलाता है और यश वहां से निकल जाता है। तो वही अद्वितीय भी लिफ्ट से ऊपर 29th फ्लोर पर आता है। अद्वितीय देखता है कि नील अभी भी वही बाहर ही पहरा देते हुए खड़ा था, पर जैसे ही नील की नजर अद्वितीय पर पड़ती है वो अद्वितीय से पूछता है, सो एवरीथिंग इज ऑफ। तभी अद्वितीय नील की तरफ देख उससे कहता है, नील, हमें जो कुछ भी पता चला था वो आधा सच था। अद्वितीय की बात सुनकर नील थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी अद्वितीय नील को सब कुछ बताता है जो नीचे अंश ने उसे बताया था। ये सब सुनते ही नील भी थोड़ा ब्लैंक होते हुए अद्वितीय से कहता है, मतलब रेयांश सर ने जो कुछ भी किया था वो सब एक दिखावा था, पर उन्होंने जो गलत सच में किया था वो अपने गुस्से में काबू खोकर किया। पर जो भी हो, उन्होंने एक बच्ची के साथ बहुत गलत किया, जिसकी माफी उन्हें कभी नहीं मिलनी चाहिए। अद्वितीय भी नील की बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाता है। तभी नील अद्वितीय से आगे कहता है, चलो कम से कम अभी हम कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। अद्वितीय बिना कुछ बोले सीधा नूर के रूम में जाता है और देखता है कि अभी नूर अपनी नींद से उठ चुकी थी और बेड पर बैठकर किसी बेबी की तरह अपनी आंखों को रब कर रही थी। इस वक्त उसके कुछ कुछ बाल उसके चेहरे पर आए थे, तो वही उसने क्यूट सा पाउट भी बनाया हुआ था, जिसकी वजह से वो अभी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। आशा ने उसके कपड़े बदल दिए थे, तो अभी नूर ने एक लूज टॉप और उसके साथ एक शॉर्ट पहना था, जो नूर की दूध सी सफेद टांगों को दिखा रहा था। नो ऑफेंस हियर। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय झट से नूर के पास आकर बैठता है और फिर उसके हाथों को पकड़ता है, जिससे नूर अपनी आंखों को रब कर रही थी। अद्वितीय नूर की आंखों से उसके हाथों को हटाता है और फिर अपने साफ रुमाल से बहुत ही धीरे से नूर की आंखों को साफ करता है। नूर की आंखों को साफ करने के बाद अद्वितीय नूर के बाल ठीक करते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहता है, ये क्या कर रही थी आप बेबी एंजल? ऐसे हार्शली नहीं रब करते ना आंखों को, ऐसे तो आपकी इतनी प्यारी प्यारी आंखें रेड हो जाएगी। आपको इचिंग हो रही थी ना आंखों में? तभी नूर जोर से अपना सिर ऊपर नीचे हिलाती है, जिसे देखकर अद्वितीय उससे कहता है, तो अब से आपको जब भी इचिंग हो ना तो आप अदू को बताना, वो फटाफट से ठीक कर देंगे, पर खुद से ऐसे रब नहीं करना, ओके एंजल? तभी नूर अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए अद्वितीय से कहती है, अदू देखो नूर ने कितनी प्रिटी ड्रेस पहनी है और ना इसमें फ्लावर्स भी है। नूर ओवेस एफोवर्स। तभी अद्वितीय नूर के छोटी सी नाक को धीरे से खींचते हुए उससे कहता है, हाँ मेरी बेबी एंजल को फ्लावर्स बहुत पसंद है। अच्छा आपको पता है, अदू के पास नारियल वाले फ्लावर्स है और वो भी बहुत सारे, कलरफुल। तभी नूर अपनी आंखों को बड़ा करते हुए अद्वितीय से पूछती है, सच्ची? तभी अद्वितीय अपना सिर हिलाता है, जिसे देखकर नूर बहुत ज्यादा खुश होती है। अपनी खुशी और एक्साइटमेंट में वो सीधा अद्वितीय की गोद में आकर बैठती है। नूर की इस हरकत से एक पल के लिए तो अद्वितीय भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब कोई, वो भी एक लड़की, अद्वितीय की गोद में आकर बैठी थी। माना कि दुनिया की सारी लड़कियां उस पर मरती थी, पर आज तक किसी भी लड़की ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो अद्वितीय के गले से लगे, तो उसकी गोद में आकर बैठना तो बहुत दूर की बात थी। नूर वो पहली लड़की थी जो अद्वितीय की गोद में बैठी थी और उस बात का अद्वितीय को कोई बुरा भी नहीं लग रहा था, पर अगर नूर की जगह पर कोई दूसरी लड़की होती तो वो कब का इस दुनिया से दूसरे दुनिया तक का सफर तय कर चुकी होती। नूर को अपनी गोद में बैठा देख अद्वितीय झट से नूर की कमर को पकड़ लेता है ताकि वो गिरे नहीं। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देख अपनी एक्साइटमेंट में अद्वितीय से पूछती है, तो क्या आप नूर को वो फ्लावर्स दिखाओगे, क्योंकि नूर को वो देखना है ना। नूर पक्का कोई शैतानी नहीं करेगी और अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप रहेगी, पर आप दिखाओगे अदू? नूर बड़े ही आस के साथ अद्वितीय की तरफ देख रही थी। तभी अद्वितीय नूर के फुले हुए गुलाबी गालों को बहुत धीरे से पकड़ते हुए उससे कहता है, हाँ मैं आपको वो फ्लावर्स दिखा सकता हूँ, पर उसके लिए तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा ना बेबी, क्योंकि वो प्यारे और कलरफुल फ्लावर्स तो गार्डन में है और वो गार्डन अदू के घर में है। गार्डन का नाम सुनते ही नूर किसी बच्चों की तरह उसकी गोद में बैठे बैठे ही उछलने लगती है और फिर अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, आपके घर में गार्डन है तो फिर उसमें बहुत सारे झूले भी होंगे ना, तो आप नूर को अपने घर लेकर चलो, वहां नूर झूला भी झूलेगी और फ्लावर्स भी देखेगी। नूर की इन हरकतों को देखकर अद्वितीय को उस क्यूटी पाई पर बहुत प्यार आ रहा था। अगर नूर के बदले कोई दूसरी लड़की उसके आगे ऐसी चीजीनेस करती है, तो उस बेचारी को अद्वितीय का महारौद्र रूप देखने को मिलता।
पर जो लड़की इस वक्त अद्वितीय की गोद में बैठी हुई थी वो शायद आगे जाकर उसके दिल पर राज करने वाली थी, जिसकी झलक हम अभी से देख सकते हैं। नूर की क्यूट सी विश सुनकर अद्वितीय के इमोशनलेस चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और वो नूर के गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल उस गार्डन में अभी झूले तो नहीं है, पर आपको चाहिए तो अदू आपके लिए कल ही उस गार्डन में बहुत सारे झूले लगवा देंगे। अभी हम चले क्योंकि बहुत देर हो गई है बेटा। नूर अपना सिर हिलाती है, पर तभी नूर को कुछ याद आता है और वो अद्वितीय की तरफ देख उससे पूछती है, अदू रेयू कहाँ है? वो तो नूर से मिलने भी नहीं आए और क्या हम उनके बिना जाएंगे? तभी अद्वितीय नूर की तरफ देख उससे कहता है, बेबी एंजल रेयू को ना बहुत जरूरी काम आ गया, तो अभी उस काम को पूरा करने के लिए वो कहीं बाहर गए हैं। इस पर नूर अपने फुले हुए गालों को और फुलाते हुए उससे कहती है, उन्होंने नूर को नहीं बोला और लेकर भी नहीं गए अपने साथ ही इस गंदे। पर वो कब आएंगे? तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बेबी एंजल मुझे नहीं पता कि वो कब आएंगे और जहां वो गए हैं ना, वहां आप जैसे छोटू बेबीज का जाना सख्त मना है, तो आप वहां नहीं जा सकते। रेयू को आने के लिए सालों लग जाएंगे और इसीलिए तो उन्होंने खुद मुझे बोला कि मैं आपको मेरे साथ अपने घर लेकर जाओ, इसका मतलब अब आप अदू के साथ ही रहोगे। हम ना अदू के घर पर बहुत सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? तभी नूर अद्वितीय के शर्ट की बटन के साथ खेलते हुए उससे कहती है, नूर को उसका टफी चाहिए, आप ला दो। नूर मिस टैफी। अद्वितीय नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आई प्रॉमिस्ड बेबी कि कल आपको आपका टफी मिल जाएगा, बट अभी सैद नहीं होना हम। नूर सिर्फ अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर अद्वितीय उससे कहता है, तो चलिए अभी हम अदू के घर जाते हैं। इतना कहकर अद्वितीय नूर को अपनी बाहों में उठाता है और वो अपने चेहरे को अद्वितीय की गर्दन में छिपा देती है। जब अद्वितीय नूर को लेकर रूम से बाहर आता है तब उसकी नज़र नील पर पड़ती है, जो अपने फोन में कुछ कर रहा था। नील का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अद्वितीय उससे कहता है, नील। अद्वितीय की आवाज़ सुनते ही नील अद्वितीय की तरफ देखता है। तभी अद्वितीय अपनी प्लेन आवाज़ में उससे कहता है, चल पैराडाइज चलते हैं, आज से मेरी एंजल मेरे साथ रहेगी। नील अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहता है, ये सर, ये बहुत अच्छा रहेगा। नील की आवाज़ सुनते ही नूर अद्वितीय की गर्दन से अपने चेहरे को बाहर निकालती है और फिर अपनी नीली आंखों को टिमटिमाते हुए बस उसकी तरफ ही देखती है। जब नील नूर की तरफ देखता है तो उसकी इतनी प्यारी नीली और डिप आंखें देखकर नील के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। नूर के गाल भी गुलाबी और फूले हुए थे, जिसे देखकर नील बच्चों की तरह अपनी चमकती हुई आंखों से नूर की तरफ देख अद्वितीय से कहता है, ओ माय गॉड सर, शी लुक्स लाइक कॉम्पेटे वाई ए बाबी डू। तभी अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में नील से कहता है, मेरी एंजल को नजर भी नहीं लगाना वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा बेटा, याद रख। अभी चल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। धन्यवाद।